तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसेंशियल ड्रग्स के बारे में। जो आपका बेस यहाँ है वो आपका बेस जो है हायर लेवल पे जाने वाला है। दवाएं तो बहुत सारी हो सकती है, बीमारियां बहुत सारी हैं, लेकिन क्या सारी दवाओं को आप रख सकते हो? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। इसेंशियल मेडिसिन हमेशा अवेलेबल होने चाहिए, अफोर्डेबल होने चाहिए और एश्योर्ड क्वालिटी। किसी भी दवा को अगर इंक्लूड किया जाएगा तो वो कैसे इंक्लूड किया जाए? WHO की जो मॉडल लिस्ट होती है वो हर 2 साल पे उसको रिवाइज किया जाता है। क्यों किसी चीज की रिवाइजन होती है? तो पहली इसेंशियल ड्रग मेडिसिन लिस्ट आप देखेंगे WHO ने जो है 1977 उसको ऑनवर्ड पब्लिश की। पब्लिश कौन कर रहा है? कभी पूछ दे कि पब्लिश कौन करता है, किसके पास जिम्मेदारी? सेराज, वैक्सीन, टॉक्सिन्स, एंटीटॉक्सिन्स, स्टेरलाइज सर्जिकल लिगेचर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर के लिए स्पेसिफिकली ये टॉपिक आप देखेंगे। और भी ड्रग इंस्पेक्टर हो चाहे आरआरबी के बैचेज हो, उन सब में ये कॉमन टॉपिक होने वाला है। सो महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जो है खास करके स्पेशल है, आरआरबी में भी होता है, लेक्चरर एग्जाम्स में भी होता है, इन सब में जो है ये आपका टॉपिक आने वाला है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसेंशियल ड्रग्स के बारे में। फिर उसके बाद इसमें मैं मल्टीपल टॉपिक्स, आप लोग की शिकायत रहती है कि सर बार बार क्लासेस नहीं हो पाती हैं। हमारा पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग है, यहां पर मल्टीपल टॉपिक्स मैं ले रहा हूं ताकि मैक्सिमम चीजें जो है फटाफट कवर की जा सके। जो 3-4 क्लासेस में पढ़ाया जाएगा उसको 1-2 क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, लेकिन जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, प्रिसाइज पढ़ाया जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस का यूज करके आपको पढ़ाऊंगा इसमें। ठीक है, चलिए। सो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा दैट विल बी इसेंशियल ड्रग्स। बहुत कुछ आज आप जानने वाले हो। जो आपका बेस यहां है वो आपका बेस जो है हायर लेवल पे जाने वाला है। सो एक एक चीजें पर हम लोग बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ बात करने वाले हैं। ठीक है, इसेंशियल ड्रग्स। फिर उसके बाद सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज कौन कौन सी हैं, क्या उनका पर्पज है, ये सब सारी चीजें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड, थोड़ा सा जो है सेशन लेंदी होने वाला है। यस, बताइए आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? यस, आवाज का जरा बता दीजिए जो भी लोग जुड़े हुए हैं। ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है, सो दैट वी कैन स्टार्ट फॉर द क्लास। बताइए सतीश जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, तो थोड़ा सा इवनिंग का सेशन है, लेट नाइट हो रहा है थोड़ा सा, तो मे भी बहुत कम बच्चे भी जुड़ेंगे हो सकता है, क्योंकि कई लोग ऑफिशियल होंगे, कई लोग अब बाद में इसको पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो बाद में भी देख सकते हैं वो। इसेंशियल ड्रग्स कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसेंशियल, नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग, इसेंशियल का मतलब जरूरी है कोई चीज। ड्रग्स का मतलब एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसी केमिकल मॉइटरी जो कि बीमारियों के ट्रीटमेंट में, उनके मिटिगेशन में, इन सब में, उनके प्रिवेंशन में यूज हो रही हैं। इसेंशियल, नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग। क्यों इसेंशियल है? क्योंकि हर हाल में ये होना चाहिए। अब ये इसेंशियल ड्रग्स कौन सी हैं या इसेंशियल मेडिसिन किसे बोला जाएगा? ये वो दवाएं होती हैं जो किसी हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटी में हर हाल में अवेलेबल होने चाहिए। और हर हाल में अवेलेबिलिटी ही नहीं, हर हाल में पेशेंट का जो नीड है, सबसे इंपॉर्टेंट नीड है, उसको फुलफिल करना चाहिए। केवल यहीं तक नहीं, नीड नहीं, अफोर्डेबल प्राइस में होना चाहिए। यानी कि अफोर्डेबल प्राइस में हॉस्पिटल में एवरी टाइम अवेलेबल होना चाहिए। और सबसे क्रूशियल ड्रग है ये, इसीलिए इसका नाम बोला गया इसेंशियल ड्रग्स। बात समझ में आई? तो नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग कि इसेंशियल का मतलब क्या। अब समझते थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन। हम लोग इंडिया में रहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है दुनिया के रेफरेंस में क्या चल रहा है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो WHO के एक्सपर्ट कमेटी क्या कहती है इसेंशियल ड्रग्स यूज को लेके? इसेंशियल ड्रग्स से इसेंशियल मेडिसिन वो होती हैं जो हेल्थ केयर नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। यानी जो बेसिक नीड है, जो क्रिटिकल नीड है, वहां पर उसको फुलफिल करती हैं विद द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ज्यादातर पॉपुलेशन की। फिर क्या लिखा है? अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, मैक्सिमम टाइम दे शुड बी अवेलेबल। नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग इसेंशियल है, जरूरी है तो हर हाल में होना चाहिए। एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, यानी कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है, जो हेल्थ केयर की नीड है, उसको फुलफिल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दवाई बहुत कम मात्रा में, डिमांड बहुत ज्यादा है। एट अप्रोप्रिएट फॉर्म एंड अफोर्डेबल प्राइस, तो एक ऐसे प्राइस में अवेलेबल होना चाहिए। तो इसेंशियल ड्रग्स का मतलब वो दवाएं जो किसी हेल्थ केयर में हर हाल में होना चाहिए। हर हाल में होने का मतलब कि जो भी रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करना चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस पे होना चाहिए। ठीक है, एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर हम प्रॉपर तरीके से, यानी कि ये वो दवाएं, अब दवाएं तो बहुत सारी हो सकती है, बीमारियां बहुत सारी हैं, लेकिन क्या सारी दवाओं को आप रख सकते हो? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन उतनी तो रख सकते हैं ना जो हर हाल में जरूरी है। इससे क्या होता है
कि हम कम रिसोर्सेज में बेहतर तरीके से चीजों का कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी समझ में आता है कि सारी दवाइयां तो हम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि सब कुछ रख ले, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। तो जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ केयर है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सके, जो बेसिक नीड है एक ह्यूमन की फुलफिल की हेल्थ केयर फैसिलिटी में, वो कैसे नीड पूरी की जाए। इससे फायदा क्या होगा कि कम टाइम में कम रिसोर्सेज में बेहतर मैनेजमेंट हो पाएगा। इसेंशियल ड्रग्स जो है इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आई। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं ये सब सारी चीजें। इसेंशियल मेडिसिन हमेशा अवेलेबल होने चाहिए, अफोर्डेबल होने चाहिए और अश्योर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब बेहतर तरीके से हाइजीनिक कंडीशन में बनी होनी चाहिए, क्वांटिटी प्रॉपर होनी चाहिए, टेस्ट उसका प्रॉपर पास होना चाहिए, कोई भी साइड इफेक्ट बेवजह नहीं करना चाहिए। ये सब सारी चीजें क्वालिटी मेडिसिन, ये सब सारी चीजें आप देखेंगे। WHO का बहुत बड़ा रोल है। तो आप देखेंगे हमारी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन भी यहां पर आपको दिखाई देगी, 2022 की अपडेटेड लिस्ट भी दिखाई देगी। ठीक है, WHO का इसमें बहुत बड़ा रोल है। WHO क्या करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ये एक मॉडल लिस्ट तैयार करता है मेडिसिन की। तो WHO एसेंशियल ड्रग्स के मामले में WHO का रोल इज वेरी क्रिटिकल। सो WHO एक मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जारी करता है हर 2 साल पे, ताकि देश जितनी भी मेंबर कंट्रीज उनको गाइड किया जा सके टू डेवलप एंड अपडेट नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। तो आज जो इंडिया में नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 अपडेटेड वाली दिख रही है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ और पैर किसका है? वो हाथ और पैर है WHO की एसेंशियल मॉडल एसेंशियल लिस्ट का, राइट। चलिए समझ में आ रही चीजें सभी को? बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। थोड़ा लेट नाइट सेशन हो रहा है लेकिन आपका ये समय बिल्कुल जाया नहीं होगा, बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ का सर्वे कराया जाता है, उसकी कॉस्ट, उसकी अफोर्डेबिलिटी, ये सब सारे फैक्टर्स ध्यान में रखा जाता है। ये सब सारी चीजें आज हम देखें तो 150 या उससे ज्यादा कंट्रीज के पास अपनी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है। और कभी पूछ जाए, जब देखो फैक्ट कैसे पूछा जाएगा आपसे, सवाल कैसे बनेंगे कि मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन कौन पब्लिश करता है? आंसर विल बी WHO। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए कभी कभी हो सकता है डीप इनकम मूड हो, तो जैसे होता है ना कि अगर आपका सिलेक्शन ना कराना हो, आपके मामा के, चाचा के, ताऊ के क्या लड़के का क्या नाम, इस तरीके का सवाल आ जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन कराना होगा आयोग को, तो मामा के, चाचा के क्या लौंडे का नाम क्या है, लड़के का नाम क्या है, ऐसे बोल देंगे। तो ये वाली बात है। तो कभी कभी मूड खराब होता है अगर आयोग का, तो कभी डीप क्वेश्चन पूछना होगा तो करंट एडिशन पूछेगा कि WHO मॉडल इसका करंट एडिशन क्या है, तो आंसर विल बी 2023। ये आपको पता होना चाहिए। और मजे की बात है कि WHO इसको 1977 ऑनवर्ड पब्लिश कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे उससे पहले एक कंट्री जो है 1970s के आसपास, तंजानिया ने पहली कंट्री जो है उसने पब्लिश कर दी अपनी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, तंजानिया। तो ये भी पूछ सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि सबसे पहले एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बनाने वाला दुनिया का कौन सा कंट्री था? द आंसर विल बी तंजानिया। सो प्लीज राइट डाउन दिस फैक्ट। तो जब ये मेंबर कंट्रीज को गाइड कर रहा है कि ये आपकी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है भारत अगर मेंबर है या मेंबर कंट्रीज है या जो एसोसिएटेड कंट्रीज है वो उसकी बात को मानेंगे। तो इसी को देखते हुए भारत ने अपनी, इंडिया ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जारी किया 2022 की। कौन जारी करता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, चलिए सर ये वाली बात हो गई। तो एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट, ईडीएल या फिर एसेंशियल कंज्यूमेबल लिस्ट, ये स्टैंडर्ड लिस्ट होती है जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ड्रग या कंज्यूमेबल्स को होती है, किसी भी हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटी में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छा सर ये क्लासिफाई कैसे करते हैं? अब पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल ड्रग? द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल ड्रग इज लेवल ऑफ केयर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लिख लेना इसको, लेवल ऑफ केयर से डिसाइड होता है कि सर प्राइमरी केयर है, सर सेकेंडरी है, सर टर्सरी केयर। आपने देखा होगा प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर्स में, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स आपने देखा होगा। तो ये प्राइमरी का क्या मतलब है, ये सेकेंडरी का क्या मतलब, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टर्सरी, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। तो लेवल ऑफ केयर के बेसिस पर ये एसेंशियल ड्रग की लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, इंडिया की अपनी खुद की WHO मॉडल लिस्ट है या फिर इंस्टीट्यूशनल स्पेसिफिक हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर, इंडिया की कौन सी है? NLEM, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022। यानी कि एक कोई गाइडलाइन होगी, कोई PDF होगा, उसमें प्रॉपर दवाओं के बारे में लिखा होगा, पिछली दवाएं भी उसमें अपडेट की गई होंगी, कुछ दवाएं डिलीट की गई होंगी, कुछ पूरी लिस्ट बनी होगी कि इस बीमारी में ये स्टैंडर्ड केयर, ये दवाइयां होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2015 था, अभी लेटेस्ट का 2022। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ समय के हिसाब से अपडेट किया गया। क्यों?
क्योंकि बीमारी है, चैलेंजेस, बहुत सारी चीजें नहीं आ रही है। 2019 या 2020 के पहले कोरोना कहां था, तो जब कोविड आया तो कोविड के बाद हमें चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, तो इसी तरीके से अपडेट होना जरूरी है चीजों का। चलिए, लेवल ऑफ हेल्थ केयर थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, लास्ट में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, लेवल ऑफ हेल्थ केयर, किसी भी लेवल ऑफ हेल्थ केयर अगर आप देखेंगे तो आपको जनरली 4 तरीके का दिखाई देगा। आजकल क्वार्टेनरी भी हम लोग काउंट में कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, प्रोग्रेशन या इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन, किसके बेसिस पर? स्पेशलाइजेशन और कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर। कौन सा पेशेंट है, किस कैटेगरी पेशेंट, कितना स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट जो चाह रहे हैं उसके बेसिस पर। तो प्राइमरी केयर किसे कहते हैं? फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां पर आपको दिखाई देगा कहां पर फोकस किया जाता है? प्रिवेंटिव केयर, बीमारियों को रोकने पे काम किया जाता है। जो कॉमन इलनेस है, जैसे आप देखोगे डायबिटीज हो गया, जैसे आप देखोगे टीबी हो गया, इनको मैनेज करने की कोशिश किया जाता है, और ये सब सारी चीजें। ठीक है, जनरल प्रैक्टिशनर्स, नर्सेस, ये सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। यानी पहली बार अगर कोई पेशेंट बीमार होता है तो जो उसका कॉन्टेक्ट किसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज होगा, दैट विल बी विद द प्राइमरी केयर। ठीक है, ठीक है सर। सेकेंडरी केयर क्या है सर? यानी कि प्राइमरी केयर रेफर्ड पेशेंट, जब लगेगा कि नहीं यार इसको तो हार्ट की समस्या है, इसको कुछ स्पेशलाइज समस्या है, जनरलाइज समस्या नहीं है, हार्ट की है, तो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। अगर सेक्सुअल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो गायनेकोलॉजिस्ट को आपने दिखा दिया, एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा दिया आपने। तो स्पेशलिस्ट जितने होते हैं वो सब सेकेंडरी केयर में होते हैं। तो कोई पहले स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाता, पहले वो जनरल फिजिशियन के पास जाता है। इसका मतलब कि कभी पूछ दिया जाए कि रेफरल पेशेंट्स किस केयर में आते हैं, द आंसर विल बी सेकेंडरी केयर, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज प्राइमरी केयर। इसके बाद जो रेफरल पेशेंट्स होंगे दैट विल बी द सेकेंडरी केयर, राइट। तो जितने भी स्पेशलिस्ट हो गए, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो गए, चाहे डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, इन सबको, भाई आपकी इचिंग हो रही थी, चमड़ी में दिक्कत हो रही थी, आपने फिजिशियन को दिखाया, उसने अपने एंटी एलर्जिक ड्रग्स वगैरह दे दिया, एंटी हिस्टामिनिक्स वगैरह जो भी देना दे दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं आप एक बार स्पेशलिस्ट को दिखा लो, चमड़ी वाले डॉक्टर को दिखा लो। तो नाउ दैट पेशेंट इज गोइंग टू बी रेफर्ड, रेफरल पेशेंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को उन्होंने दिखाया, लेकिन अब जो है उन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो उन्हें सेकेंडरी केयर में जाना पड़ेगा। ठीक है सर। टर्सरी केयर में सर और ज्यादा स्पेशलाइज केयर और कॉम्प्लेक्स चीजें दिखाई देंगी, जहां पर एडवांस, जैसे इंटेंसिव आईसीयू। कोई पेशेंट कब जाएगा? प्राइमरी केयर में तो नॉर्मली देख लिया उन्होंने जनरली, सेकेंडरी में वो स्पेशलिस्ट के पास गया, लेकिन नहीं, इनको अब एडमिट करने की जरूरत है, ज्यादा सीरियस है मामला, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी है। तो नाउ उसको आईसीयू में फिर एडवांस डायग्नोस्टिक इमेजिंग की जरूरत है, तब वहां पर टर्सरी। तो जितने एडवांस इमेजिंग टेक्निक है या फिर जितने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं, या कोई सर्जरी है, या आईसीयूज है, एनआईसीयूज है, वो सब किसके अंदर आते हैं? टर्सरी केयर। ठीक है। क्वाटरनरी केयर ये सबसे एडवांस लेवल ऑफ रिसर्च है ट्रीटमेंट की, या कटिंग एज टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। क्वाटरनरी मेनली होते हैं 3 ही, लेकिन आजकल ये भी है, तो ध्यान में रखना। यहां तक बात समझ में आ रही है? एवरीथिंग इज क्लियर? अच्छी बात है, काफी लोग पढ़ रहे हैं इस समय। ये दिखाता है कि हमारे स्टूडेंट्स कितने सिंसियर, अपने करियर को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर कितने सजग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट, ठीक है, कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा कि सर क्लास थोड़ी सी शिफ्ट हो गई। मैं हकीकत बात करता हूं, क्लास में बात करता हूं कि क्लास शिफ्ट हो गई, लेट हो गई, लेकिन थोड़ा लेट नाइट हो रहा है, तो जाहिर सी बात, अगर आप अपना समय दे रहे हो तो मेरे ऊपर फेथ है आपका, और दूसरी बात जब फेथ है तो मैं आपको बेहतर जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको भेजा जाए। बेसिक गोल्स क्या होते हैं? एसेंशियल ड्रग लिस्ट हम जो बनाते हैं उसकी लिस्टिंग, ताकि किसी भी दवा की अवेलेबिलिटी, उसकी एक्सेसिबिलिटी सारे सिटीजन्स के लिए हो सके। अब यहां छत्तीसगढ़ गलती से टाइप हो गया, क्योंकि मैंने छत्तीसगढ़ वाले साइड से भी कुछ कंटेंट, अब देखो मल्टीपल चीजें मल्टीपल जगह से ली जा रही हैं, जहां से, जैसे डब्ल्यूएचओ से मैंने उठाया, जैसे यूके की साइड से मैंने उठा लिया, ठीक है, बहुत सारे अमेरिकन साइड, यूएसएफडीए से कुछ उठा लिया, डब्ल्यूएचओ की साइड से उठा लिया। इन सबसे सेफ्टी को इंश्योर करना, एफिकेसी को इंश्योर करना, किसी भी क्वालिटी की किसी भी ड्रग्स की क्वालिटी को मेंटेन करना, ताकि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को मेंटेन किया जा सके। गुड प्रेस्क्राइबिंग और डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना, ये सब हो सकता है। अच्छा सर, ये चूज कैसे करते हैं? सिलेक्शन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कैसे चूज करते हैं? लिस्ट बनाते कैसे हैं? ठीक है, ये सब सारी चीजें, क्योंकि भाई आप बहुत सोच समझ के बना रहे हो। अब सोच के देखो, जो हमारा संविधान 1950 के दशक में बना हुआ था, आज भी वो रिलेवेंट है। ठीक है, अभी जैसे राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन नहीं हो, उस पर जो है बिल बहुत जल्दी 130वां संविधान संशोधन जो पेश किया जाने वाला है, बिल्कुल लेटेस्ट। लाइव क्लास का यही फायदा है कि आपको लेटेस्ट खबर पता लगती है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से जो एक्सपर्ट से आप मिलोगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड की, मतलब हवाबाजी में तो नहीं आप चूज कर रहे हो, लिस्ट में दवा डाल रहे हो, तो इसलिए
प्रिंसिपल क्राइटेरिया जो है इसमें जितने केयर है वो सारी चीजें होती हैं उनके बेसिस पर। तो ये समझ में आना चाहिए एसेंशियल ड्रग की लिस्ट। किसी भी दवा को अगर इंक्लूड किया जाएगा तो वो कैसे इंक्लूड किया जाएगा, कुछ बातें जान लेते हैं, क्योंकि यहां से कॉन्सेप्चुअल बेस सवाल पूछे जा सकते हैं कि किसी भी दवा को एसेंशियल ड्रग लिस्ट में कब डालते हैं, किस क्राइटेरिया पे। तो आप एक बार नजर यहां पर डाले रहोगे तो आपको आइडिया लगेगा किस बेसिस पर। जैसे इंडिया में वो दवा अप्रूव या लाइसेंस होना चाहिए, कौन अप्रूव करेगा? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सीडीएसयू। एफिकेसी और सेफ्टी प्रोफाइल उसका सही होना चाहिए, साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, हवाबाजी नहीं। जो भी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम उसमें वो दवाई काम आना चाहिए। और दूसरी बात, वो जो मेडिसिन है वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स या नेशनल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम्स में मेंशन होना चाहिए, इसलिए उसको एनएलएम 2022 इस सब में सारी चीजों में किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। एक्सेसिबल प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर पर एक्सेसिबल, ऐसी कोई दवाई नहीं चूज कर लेना कि जो अवेलेबल ही ना हो। अच्छी तो है लेकिन वो यूज ही नहीं कर सकते हम लोग उसको। ठीक है, ये सब सारी चीज। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को जनरली नहीं किया जाता बढ़ावा, लेकिन अगर वो एफिशिएंट है, सही दवाई है, तो उनको जो है सारी चीजें किया जाता है। डिलीशन कैसे किया जाएगा, लिस्ट में से हटाया कैसे जाएगा? भाई कोई दवा बैन हो गई है, साइड इफेक्ट कर रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा, या उसके सेफ्टी प्रोफाइल को लेकर सीरियस कंसर्न सवाल उठ रहे हैं तो उसको बैन कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। एंटीमाइक्रोबियल के केस में अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है तो ये भी हटा ही दिया जाएगा। तो ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बट दिमाग में यहां जहन में होना चाहिए कि अच्छा ये क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है, ये सब सारी चीजें ड्रग कंट्रोलर जनरल ने वही सब सारी बातें कंपैरेटिवली इफेक्टिव होना चाहिए। एक बात मजेदार ये है कि कोई दवा मार्केट में कब आती है? रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो पे, रिस्क वर्सेस बेनिफिट। कभी आपसे पूछा जाए कि किस प्रोफाइलिंग पे आती है? अगर किसी दवा का रिस्क ज्यादा होगा, बेनिफिट कम होगा, दैट पर्टिकुलर ड्रग इज नॉट गोइंग टू कम इन द मार्केट, वो दवा नहीं आने वाली मार्केट में। बट अगर बेनिफिट ज्यादा है, रिस्क कम है, तो इट इज गोइंग टू बी इन द मार्केट। क्योंकि कहता नहीं कि नहीं हार्बल ड्रग्स हो या कोई साइड इफेक्ट नहीं, सबका साइड इफेक्ट होता है, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो आप। ठीक है, ये सब सारी चीजें, ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए। डब्ल्यूएचओ की मॉडल लिस्ट जो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। डब्ल्यूएचओ की जो मॉडल लिस्ट होती है वो हर 2 साल पे इसको रिवाइज किया जाता है। क्यों किसी चीज की रिवाइजन होती है? आज हमारा भारतीय संविधान एक इंडिया या पूरे दुनिया में सबसे मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? 130वां संविधान संशोधन। इसका मतलब कि जब वो बना था उस समय सिचुएशन अलग थी, अब की समय अलग है, हमारे लिए बनाया गया है, लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए। पावर कहां से आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जब यहां पर ये चीजें बन रही हैं, समय के हिसाब से चैलेंजेस, थेरापीज बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी चीजें आउटडेटेड होंगी, तो उनको हटाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको अपडेट करना पड़ेगा हर साल में। तो इससे सीखने वाली बात यह है कि चाहे कोई टीचर हो, मैंने अपने जमाने में डीआई निकाल रखा, मैंने अपने जमाने में जीपैट निकाला, जो भी किया हो, लेकिन करंट के रेलेवेंस में, करंट में हमें मुझे पढ़ाना पड़ेगा, या फिर करंट के ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट अलग है। बताइए पूजा जी, क्या पूछना चाह रही हैं आप? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो पहली इसेंशियल ड्रग मेडिसिन लिस्ट आप देखेंगे डब्ल्यूएचओ ने जो है 1977 उसको ऑनवर्ड पब्लिश की। उसके बाद आप देखेंगे चिल्ड्रन के लिए 2007 में आई। बस केवल आप इतना याद रखो कि मॉडर्न लिस्ट कौन पब्लिश करता है? डब्ल्यूएचओ। पहली बार कब? 1977। तंजानिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, 1970। हर 2 साल पे ये पब्लिश करता है, बस इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूएचओ के मेंबर कंट्रीज हैं तो वो लोग भी अपने अलग अलग देशों में पॉलिसीज अपनाएंगे ये लोग। चलो सर, थोड़ा सा अच्छे से और समझते हैं। ये देखो, ये साइट अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर की या जीपैट की या किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सीडीएसयू की साइट एक दिन ढंग से खंगाल के 3-4 घंटे 5 घंटे एकदम इस पे एकदम लगे रहना है, खास करके फिर प्रिपेयरिंग फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर। एक एक चीजें पढ़नी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आ रहा है। सीडीएसयू एक संस्थान है जिसका मालिक का मुखिया कौन है? डीसीजीआई है। होम पेज पे जाके आप पढ़ो। ठीक है, अबाउट अस में जा रहा है, इनके पढ़ो कौन कौन से एक्ट एंड रूल्स है, यहां से पीडीएफ देख लो। बायोइक्विवेलेंस स्टडीज वगैरह जो है उसके बारे में आपको, क्लिनिकल ट्रायल कैसे इंडिया में होता है उसके बारे में, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में, कॉस्मेटिक्स के बारे में, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में सब कुछ जानकारी, ड्रग्स के बारे में है, मेडिकल डिवाइसेस के बारे में है, सब कुछ पूरे अच्छे से पढ़नी है। आप देखोगे ये इसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है यहां पर भी अपडेट किया गया 2015। तो ये पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे ना, पूरी एक लिस्ट आएगी। ठीक है, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट वहां से ले रखा है, तो आप जब सीडीएसयू के साइट पर जाओगे तो आपको यहां से लिस्ट पूरी मिलेगी। अच्छा सर, अब देखो कई बार क्रिटिसिज्म होता है क्या कि हमारा देश का जो संविधान है वो सब उधार का लिया हुआ, नकली सब उधार का बोरा है, कि यहां से चुरा लिया, वहां चुरा लिया, वहां चुरा लिया। ऐसा नहीं है।
उनकी दूरदर्शिता को आप समझो कि 1950 में जो चीज ली गई थी आज भी रिलेवेंट है वो चीजें। सर टॉपिक गया आज का, क्यों? टॉपिक पढ़ाई तो रहा हूं वो, फिर से मैं टॉपिक बता देता हूं। इसेंशियल ड्रग्स के बारे में पढ़ा रहा हूं मैं। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक यहां लिखा नहीं मैंने, उसको पढ़ाऊंगा भी पीछे, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी के बारे में पढ़ाऊंगा। उसके बाद पढ़ाऊंगा सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरीज के बारे में। 3 टॉपिक में कवर करने वाला हूं और ये हम 5 लेक्चर में खत्म करने वाले थे, लेकिन हम 1 लेक्चर में इसको खत्म करेंगे। तो यहां आप मेरा एक्सपीरियंस भी देखोगे, यहां पर आप प्रिसाइज चीजें, और मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि यहां जल्दीबाजी से नहीं, यहां इत्मीनान से काम होता है। तो आप मेरा एक्सपीरियंस भी यहां देखने वाले और प्रिसाइज चीज जाके लगाना क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस भी करना, तो आपको समझ में आएगा चीजें कैसे करने वाले हो। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो लोग लेट है उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो जो ब्रिटिश नेशनल फॉर्मलिटी वो भी है, थोड़ा सा समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के दशक में बना, अब जाके 2025 में हम लोग 130वां संविधान संशोधन, क्यों जरूरत पड़ गई? अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ गई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की? क्योंकि हमारे लिए बनाया गया है, तो हमारे एस्पिरेशंस फुलफिल होना चाहिए। सोर्स पावर, कभी पूछ दिया जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पावर किसमें है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे लोगों में है। तो उसको समय के हिसाब से अगर रिलेवेंट रहना है, तो अगर वो आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है, एक जीवंत दस्तावेज है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रिलेवेंसी, कि वो बार बार चेंज हो रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे, लेकिन कहते हैं हम लोग क्रिटिसिज्म करते हैं कि नहीं वहां से चुरा लिया, वहां चुरा लिया, वहां से। आप देखो 1920 1950 की चीज 2025 में रिलेवेंट है आज। डॉक्टर अंबेडकर क्या कर गए हैं, आप सोच के देखो। सरदार वल्लभ भाई पटेल, कितने लोग का कंट्रीब्यूशन था, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े एक से एक धुरंधर थे उस समय के। हमारे पास आज की पीएचडी डिग्री और डॉक्टर अंबेडकर के पास उस समय 2-2 पीएचडी डिग्री, 3-3 पीएचडी डिग्री, एक एक सब्जेक्ट में 2-2 पीएचडी डिग्री करके बैठे हुए हैं। उस समय की लॉ की डिग्री, इकोनॉमिक्स की डिग्री, आज की देखो कितना फर्क है। तो उस समय जो जहां से अच्छी चीजें ली, उन्होंने अमेरिका को कॉन्स्टिट्यूशन लिया, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसी तरीके से हम लोग नेशनल फॉर्मुलरी भी बनाते हैं अपने, या नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन बनाते हैं, तो हमें कूप मंडूक नहीं होना चाहिए कि हम ही सब कुछ है, तुर्रम खान है। वी शुड बी ओपन माइंडेड। तो हम लोग ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी या जितने इंडियन रिसोर्सेज हैं, जितने इंटरनेशनल रिसोर्सेज, उनको भी खंगालते हैं। तो कुछ ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी से भी चीजें हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां से भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहां से भी कुछ चीजें ली हैं। पब्लिश कौन कर रहा है, कभी पूछ दे कि पब्लिश कौन करता है, किसके पास जिम्मेदारी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पब्लिश करते हैं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022। समझ में? तो यहां पर साइड पे आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब सर इंडिया में जो करंट चल रही है उसके बारे में मैं एक एक चीजें पढ़ा रहा हूं, इत्मीनान से अच्छे से समझ लेंगे। तो NLEM सर, इससे पिछला कौन सा था? 2015। क्यों 2015 को? क्योंकि 15 और 22 में 7 साल का फर्क है। देयर इज अ गैप ऑफ 7 ईयर्स। 7 साल में बहुत कुछ बदल गया चीजें, तो बहुत सारी चीजें डिलीट हुई होंगी, बहुत सारी चीजें जोड़ी गई होंगी। तो NLEM में खास बात क्या है, जो नई चीजें जोड़ी गई वो आपसे पूछा जाएगा। दिमाग खराब होगा तो ये भी पूछ लेंगे कि क्या डिलीट किया गया है। तो डिलीट क्या किया गया है, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ऐड किया गया है, क्या नया है कुछ। ठीक है, तो आप देखेंगे सेक्शंस ऑफ ड्रग क्लासेस में किया गया है। अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ मेडिसिन इन NLEM 2022, मेडिसिन एडेड या थेरेपेटिक कैटेगरी वाइज इन NLEM 2022, अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ मेडिसिन, ये सब सारी चीजें। मेडिसिन डिलीटेड फ्रॉम द थेरेपेटिक कैटेगरी कौन कौन सी है, इन सब में जो है कौन सी, अब इनको ना थेरेपेटिक कैटेगरी में जैसे एंटी अल्सर्स, एंटीवायरल, इस तरीके से जो है इसको किया गया है, आप देखेंगे। तो NLEM 2022 में आप देखेंगे यहां पर। अब देखिए, अब थोड़ा सा और डीप जाते हैं। इसको कौन करता होगा? भारत सरकार तो खाली बैठी नहीं पड़ी है, तो भारत सरकार एक कमेटी का गठन करती है, उसका नाम है स्टैंडिंग नेशनल कमेटी ऑन मेडिसिन, SNCM, फॉर रिवीजन ऑफ नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, ये लोग इसको रिवाइज करते हैं, लोग इसको अपडेट करते हैं। तो कमेटी का नाम क्या है? स्टैंडिंग नेशनल कमेटी ऑन मेडिसिन, SNCM, ये रिवाइज करती है। ठीक है, ये सब सारी चीजें। तो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो आप देखेंगे, हेल्थ केयर रिसोर्सेज को कैसे अच्छे से यूज किया जाए, और जो एसेंशियल मेडिसिन है वो कैसे लिस्टिंग उनकी हो, WHO के मॉडल, इससे वो सारी चीजें होती हैं। इवोल्यूशन कैसे आया सर? तो तंजानिया पहला कंट्री था जिसने जो है इस तरीके से बनाया। उसके बाद WHO का रोल आया 1977 ऑनवर्ड, और WHO को फिर मेंबर कंट्री ने बनाया। उसका नतीजा है कि जो है भारत में 2022 में जो है अभी लेटेस्ट वर्जन है। स्टार्टिंग कब से हुई? 1996 के आसपास हुई थी, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, जहां तक मुझे फैक्ट लग रहा है ये सारी चीजें। तो पहला NLEM भारत में प्रिपेयर किया गया था 1996 में, यहां पर आप देखेंगे। उसके बाद रिवाइज किया गया 2003 में, 11 में, 15 में, यानी 1, 2, 3, 4 और 5। तो कौन सा फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का कौन सा वर्जन इंडिया में 2022? इट इज द 5th एडिशन।
ठीक है। डायनेमिक डॉक्यूमेंट क्यों बोला गया? क्योंकि समय के हिसाब से इसको चेंज किया जाता है और रेगुलर बेसिस पे, अदरवाइज ये इररिलेवेंट हो जाएगा। तो 2015 में इसको रिवाइज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर प्रोफेशन बलराम भार्गव की, उसमें आप देखेंगे देख रेख में जो है यहां पर, और कुछ एक्सपर्टीज आप देखेंगे, वाई के गुप्ता साहब का नाम है जो एम्स के हेड है उस समय थे फार्माकोलॉजी के, उनका नाम भी है। बड़ी अच्छी शख्सियत, ये लोग बड़े पर्सनालिटीज है ये लोग। तो इन लोगों के हिसाब से यानी कमिटीज होंगे, तो उसमें कोई चेयर पर्सन होगा, उनके चेले चपाटे होंगे, और भी लोग होंगे, ये लोग होंगे। ठीक है। इनका मकसद ये था कि 2015 के उसमें जो है इसको रिवाइज करो और जो है अपडेट करके दो आप। तो ये कमेटी जो है, ये एसएनसीएम जो कमेटी है यही है। इसका गठन कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती। गलती से स्टेट गवर्नमेंट मत लगा देना आप। ठीक है। चलो, मकसद क्या होता है सर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का? रेशनल ड्रग्स के यूज को बढ़ावा दिया जाए और तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे कॉस्ट कटिंग की जाए, सेफ्टी और एफिकेसी को बढ़ाया जाए। चलो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स का मतलब होता है राइट पेशेंट में, राइट ड्रग में, राइट ड्रग को दिया जाए, राइट डोज में, राइट टाइम पे दिया जाए। तो राइट की सारी बातें होती हैं। ठीक है। यानी कि अगर एंटीबायोटिक, किसी लोअर एंटीबायोटिक से किसी पेशेंट का काम चल जा रहा है, तो एंटीबायोटिक हायर क्यों चलाना, कॉम्बिनेशन क्यों चलाना? इट मे कॉज। तो बहुत सारे दुख की बात है, बहुत सारे डॉक्टर जो पढ़े लिखे हैं वो भी एंटीबायोटिक का मिसयूज कर देते हैं, उनको नहीं आइडिया होता है। ठीक है। ये सारी चीजें, बहुत सारे लोग, तो आप देखोगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर डब्ल्यूएचओ के सेशंस होते हैं, डॉक्टर आपस में जो है सेशंस करवाते हैं। फिर सीएमई जो कंपनीज एंटीबायोटिक्स वाले हैं, कॉन्टिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन कराती हैं, सीएमई कराती हैं। एक उस एरिया के बढ़िया डॉक्टर को पकड़ लेंगे स्पीकर के तौर पर, और फिर सारे डॉक्टर्स आएंगे, उनकी बात को सुनेंगे। ठीक है। ये सब सारी चीजें तो आप देखेंगे। अब थोड़ा सा, क्योंकि लेटेस्ट चल रहा है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022, इसके बारे में, तो डॉक्टर मनसुख मांडवी इस समय थे, उन्होंने जो है इसको रिलीज किया था। अब फैक्ट इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको आप। 384 ड्रग्स को इंक्लूड किया गया एनएलएम 2022 में। यानी कि टोटल ड्रग्स कितनी है? 384। 384 सबसे महत्वपूर्ण दवाएं जो इस लिस्ट में है, उसमें से 34 को न्यू ऐड किया गया है, 26 को डिलीट किया गया है। ये सब फैक्ट भी पूछ सकता है कि टोटल ड्रग्स कितनी है? आंसर विल बी 384। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज 34 न्यू को जोड़ा गया है, 34 न्यू ड्रग्स को। कितनी अब याद रहे, यहां पर 27 है, यहां पर 34, यहां पर न्यू ड्रग्स हैं। कितनी दवाएं, नंबर ऑफ दवाएं, यहां पर कितनी कैटेगरी। तो कभी पूछ दिया जाए कि हाउ मच या हाउ मेनी न्यू कैटेगरीज हैव बीन इंक्लूडेड इन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022, द आंसर विल बी 27। तो थेरापेटिक कैटेगरी आए तब 27 आंसर होगा, न्यू ड्रग्स आए तब 34 आंसर होगा। तो आंख नाक कान जो है आपके खुले होने चाहिए। ठीक है। कसूरी मेथी फाक के नहीं जाना है पेपर देने, होश में जाना है। चलिए, फर्दर इसकी चीजों को इवेल्युएट करना है, देखना है। ठीक है, समझ गए। चलिए, ऐसा क्या हुआ एनएलएम 2022? कोई चीज सिस्टम, एक ट्रिक आप सीखो मेरे से कि कोई चीज, ये मैंने कहां सीखी थी? सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन जब कर रहा था उस समय की बात है ये। तो कुछ जिंदगी मैंने अपने सीखा भी है कि कोई चीज नई कब आती है? जब पुराने सिस्टम में कुछ खामियां होती हैं या फिर कुछ नया अपडेट आता है तब। आज देखोगे एनडीडीएस में बहुत सारी कंट्रोल रिलीज, सस्टेन रिलीज क्यों आई चीजें, यानी पहले सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस थी। आज 5G में क्यों है? 4G में क्या बुराई थी? कुछ लिमिटेशंस थी, कॉल ड्रॉप बहुत ज्यादा थी, वॉइस दिक्कत हो रही थी, तो वॉइस ओवर एलटी आ गया। 5G में क्या है, वो गैप जो है, वो लैग टाइम कम है यहां पर। ठीक है। आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं, आज हमारी जरूरत बढ़ चुके हैं, हम इतने ढटले हो चुके हैं, हमें बैठे बैठे यहीं से रिमोट से एसी बंद करना है, यहीं से कूलर बंद करना है। आज हम बैठे बैठे 800 किलोमीटर दूर दरवाजा बंद कर ले रहे हैं। दुबई में अपने रूम में बैठे बैठे आप कैमरा चला के देख ले कौन मेरे रूम में ताला तोड़ रहा है, घुस रहा है। तो फास्ट इंटरनेट चाहिए हमें, हमारी जरूरत बढ़ गई है, तो हमें चीजें, नई चीजें चाहिए, या फिर हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो आउटडेटेड हो चुकी है, हमें करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है। चलिए सर, अब देखो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में आप देखोगे यहां पर मेडिसिन वर लिस्टेड इन थेरापेटिक कैटेगरीज, लेकिन 30 थेरापेटिक कैटेगरीज थी, अभी कितनी है? 27 है। तो ये 30 से 27 कैसे हो गए? यानी कुछ कैटेगरीज को मर्ज किया गया, किसको? 4 कैटेगरीज को, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी पार्किंसंस, एंटी माइग्रेन, डिमेंशिया, इन सब को क्या किया है? क्या किया गया? मर्ज किया गया। राइट। ठीक है। चलिए, उसी तरीके से आप देखोगे मसल रिलैक्सेंट और कोलेस्ट्रेज इनहिबिटर वाले को मर्ज कर दिया गया, और फिर एक नया सेक्शन कोविड-19 के लिए, क्योंकि भाई ये हमारे लिए नई थी चीजें। ठीक है। ये सब सारी चीज, इसलिए अब जो है 27 कैटेगरीज वर्तमान में है, 30 को ड्रॉप कर दिया गया। चलो, ये डेटा मैंने लिया है, आप यकीन नहीं मानोगे, ये सब डेटा बहुत हायर है, मतलब कई लोग तो सोच भी नहीं सकते। मुझे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब सिविल सर्विसेज से प्रिपरेशन किया,
एग्जाम्स लिखा, प्रीलिम्स दिया, सारी चीजें हुई, सिलेक्ट भी हुए, तो वहां पर आप देखोगे बहुत सारे रिसोर्सेज अच्छे पता लगे कि नहीं यार, पीआरएस साइट पता लगी, वहां पर एक्ट्स की पीडीएफ आते हैं। अगर हम फार्मेसी में तो नहीं सीख पाते। आज आपको कोई एक्ट पढ़ना, पीआरएस की साइट पे आप डाउनलोड करके पढ़ लो। आपको कोई अच्छे फैक्ट या कोई गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट स्कीम पढ़ने, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट पे जाओ, आप पढ़ लो। तो वहीं से मैंने डेटा उठा लिया है, आप देखोगे। तो मल्टीपल रिसोर्सेज मैंने यूज किया है। तो 2011, 2015, 2022 कोर्स लेने का यही फायदा होता है कि टीचर आपके बिहाफ पर मेहनत करेगा, अपने एक्सपीरियंस को यूज करेगा, आपको फायदा करना है। और जितने एक्सपीरियंस टीचर से आप पढ़ोगे, फर्क क्या और प्लेटफॉर्म हमारे में, जस्ट बिकॉज ऑफ टीचर। प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं होता, टीचर इंपॉर्टेंट होता है। अगर टीचर अच्छा नहीं, वो प्लेटफॉर्म कितना भी बड़ा हो पिट जाएगा। 2011 में 47 नंबर ऑफ मेडिसिन थी, 106 यहां पर आप देखोगे 34 है। समय के हिसाब से यहां पर कम हुई है चीजें, ठीक है। नंबर ऑफ मेडिसिन को डिलीट किया गया, यहां पर आप देखो टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन, चीजें बढ़ी हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कितनी है, 384 डिलीट की गई, 26 और 34 को इंक्लूड किया गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको डेटा में देख लो, ग्राफ के डेटा में आप देख लो, यहां पर इस तरीके से, यहां पर टोटल मेडिसिन कितनी है, यहां पर। अब इतना डिटेल नहीं आपसे पूछा जाएगा, बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा, लेकिन फिर भी क्या पता उनका दिमाग खराब हो, तो इसलिए मैंने आपको डेटा के फॉर्म में ये सब सारी चीजें दे दी, ठीक है। चलो, तो 384 मेडिसिन थी, आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिसिन दैट इज 108 इंक्लूडेड इन डुप्लीकेशंस। अब देखो इस 384 में भी आप देखोगे एंटी इन्फेक्टिव कैटेगरी की ज्यादातर ड्रग्स हैं, ठीक है। ये सब सारी चीजें। सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिसिन आर एंटी कैंसर, क्योंकि अब सोचो कि ज्यादातर 63 दवाएं इसमें आप देखोगे एंटी कैंसर रिलेटेड है, इम्यूनोसप्रेसेंट है, पैलिएटिव केयर वाली है, थेरेपेटिक कैटेगरी वाली। इसका मतलब कैंसर एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है भारत में। शायद हम लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं सब चीजों को, लेकिन अंदर अंदर खाया जा रहा है कैंसर हमें। तो जो समझदार बच्चे होंगे, जो दिमाग लगाएंगे, उन्हें आइडिया लग जाएगा कि नहीं यार, ये मुद्दा बड़ा है इसका मतलब, ठीक है। ये सब सारी चीजें, चलो ये सब सारी बातें हो गई। 26 मेडिसिन को डिलीट कर दिया गया। अब देखो, अब भाई चीजें ड्रग इन्वॉल्व हो रही, तो नोवल ड्रग सिस्टम में फॉर्मुलेशन को भी जो है यहां पर बढ़ावा दिया जाने जगह, तो कन्वेंशनल की बजाय, कन्वेंशनल तो है, उसके अलावा एडवांस फॉर्मुलेशन को भी सारी चीजें की गई। वैक्सीन और इम्यूनोलॉजिकल्स को भी एनएलईएम 2022 में जोड़ा गया। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को ज्यादातर प्रमोट नहीं किया जाता, लेकिन कुछ जो बहुत इफेक्टिव है उनको रखा गया इसमें, सारी चीजें ये सब, ठीक है। ये सब तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आप देखेंगे फ्रॉम द 19 एंटीबायोटिक्स लिस्टेड इन एक्सेस कैटेगरी ऑफ डब्ल्यूएचओ। अभी देखोगे ना, एक अवेयर सिस्टम आप पढ़ोगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड, डब्ल्यूएचओ का एक इनिशिएटिव है अवेयर, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, तो वहां पर है। तो उसमें आप देखोगे 16 एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है एनएलईएम 2022 में उठा लिया गया है, ये सब सारी चीजें। तो वहां से कुछ चीजें ली गई, यानी कि हम लोग डब्ल्यूएचओ को काफी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कोविड 19 की चीजों को जो है किया गया। और देखो, क्योंकि इस लिस्ट को बनाने में एक टूल को यूज किया गया, फार्मेको इकोनॉमिक्स का मतलब चीजों को ऑप्टिमाइज करने देना, या फिर जो भी मेडिसिन है उनको अफोर्डेबल बना देना। तो कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज, कुछ ऐसी टेक्निक यूज करके चीजों को अफोर्डेबल बना देना, तो फार्मेको इकोनॉमिक्स को भी हम लोग यूज किया गया है। चूंकि क्वालिटी वाइज सेफ्टी और एफिकेसी ड्रग्स चाहिए, तो जाहिर सी बात है सेफ्टी प्रोफाइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्रग की एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग की शाखा को, ब्रांच को क्या बोलते हैं, फार्मेकोविजिलेंस। अब यहां समझ लो फैक्ट जो यहां नहीं है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट केवल नोट्स पढ़ते हैं। नोट्स में हर चीज नहीं लिख सकता टीचर, बहुत सी बातें अगल बगल की होती हैं और यही क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको सेलेक्ट होना है, दौड़ में आगे रहना है, तो ये जो अगल बगल की बातें होती हैं टीचर करता है, इसको लिखना पड़ेगा। जब भी आप नोट्स बनाओ तो मेन मेन पॉइंट तो लिखा है, लेकिन साइड में कुछ नोट्स बना के रखो। और जब ये टॉपिक आपकी तरफ से खत्म हो जाए तो भी एक दो पन्ना एक्स्ट्रा छोड़ के रखो, ताकि कहीं टेस्ट सीरीज से, किसी और प्लेटफॉर्म से हमसे कुछ नई जानकारी पता लगे, उसको आप लिख लो। इससे क्या होगा कि नोट्स एनरिच होंगे, ठीक है। चलो, तो फार्मेको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया कौन चला रहा है, इसका नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर कौन है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आज आप ये भी जान लो कि केवल आईपी नहीं पब्लिश करता है, वो नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर भी है। अगर एम से डेटा कुछ एडीआर का आ रहा है तो वो डेटा इकट्ठा करता है और कोऑर्डिनेट करके फर्दर वो प्रोसीड करता है, ठीक है। तो नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर भी है आईपीसी। उसके अलावा जितने रेफरेंस सब्सटेंसेस उन सबको भी पब्लिश करता है। उसके अलावा आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दूं कि नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया भी अलग से पब्लिश किया जाता है, इंडियन फार्माकोपिया। ये कौन पब्लिश करता है, आईपीसी। सो आईपीसी का एक बहुत बड़ा रोल आपको दिखाई देगा, यहां पर देखेंगे आप तो, ठीक है। एक मिनट रुकिए जरा।
ठीक है, तो आईपीसी केवल इंडियन फार्माकोपिया को ही नहीं पब्लिश करता है। सॉरी, एक फोन कॉल आ रहा था, अर्जेंट था थोड़ा सा। ठीक है, तो आईपीसी का केवल यही काम नहीं होता कि आईपी को पब्लिश करे, वो नेशनल फॉर्मूला ऑफ इंडिया को भी, और आप देखेंगे जो रेफरेंस सब्सटेंसेज हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन पब्लिश करने का काम जो है ये आईपीसी का काम होता है। और कहां पर हेडक्वार्टर है? गाजियाबाद। नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर भी काम करता है फार्माकोविजिलेंस। एक्स्ट्रा जानकारी, और जितनी भी मेडिकल डिवाइसेज है, अब ड्रग के जितने साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट हैं, इन सब को मॉनिटरिंग करने का काम फार्माकोविजिलेंस का होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भाई जो दवाएं अप्रूव होती हैं, प्री क्लिनिकल हो चाहे ड्रग डिस्कवरी हो चाहे क्लिनिकल, वो लिमिटेड पॉपुलेशन में होती है। अब एचआईवी वाले पेशेंट में टेस्टेड है वो, अब एचआईवी वाले पेशेंट को टीबी भी हो रखा है, उसको बीपी भी, तो वो एक्चुअल परफॉर्म नहीं करती, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो इसलिए जो है लिमिटेड पॉपुलेशन में होती है। लेकिन जब बल्क पॉपुलेशन में काम करती है तो वहां पर असर कुछ या हमको दिखाई देंगी चीजें, तो इसलिए उसको रिपोर्टिंग होती है। तो फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो फार्माकोविजिलेंस में क्या है? डीआर ड्रग्स के एडवर्स ड्रग रिएक्शन की मॉनिटरिंग हो रही है। नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर आईपीसी है। मेट्री विजिलेंस का भी नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर यही है, यानी मेडिकल डिवाइसेस से कोई आ रहा है। हीमो विजिलेंस, ब्लड प्रोडक्ट्स वाले जो है, वो सारी चीजें जो है एक्स्ट्रा बात आप देखेंगे। डब्ल्यूएचओ की एक इनिशिएटिव है अवेयर, एक्सेस, वॉच एंड रिजर्व क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। जितने भी एंटीमाइक्रोबियल एंटी इन्फेक्टिव्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन जो डब्ल्यूएचओ ने की है, उनको अलग अलग लिस्ट में डाल दिया है इन्होंने। ठीक है, एक्सेस कैटेगरी में डाला हुआ है, कितनी एक्सेस कैटेगरी में है, यानी कि दैट हैव एक्टिविटी अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ कॉमनली इनकाउंटर्ड ससेप्टेबल पैथोजन। ठीक है, जो लोअर रेजिस्टेंस शो करती हैं उनको जो है एक्सेस की कैटेगरी में रखा गया है। तो लोअर रेजिस्टेंस आप देखोगे। ठीक है, तो 20 में से हमने जो है 16 एंटीमाइक्रोबियल एजेंट को उठा लिया, यहां पर 2022 होगा, गलती से ये मिस्टेक है ये। ठीक है, ये तो ये एंटीबायोटिक्स है, ये जो एक्सेस की कैटेगरी में है। वॉच की कैटेगरी में जहां पर हायर रेजिस्टेंस पोटेंशियल है उनको थोड़ा सा वो उस पर निगरानी रखी जा रही है। फिर रिजर्व कैटेगरीज हैं, रिजर्व फॉर द ट्रीटमेंट और कंफर्म या सस्पेक्टेड इन्फेक्शन के लिए उनको रिजर्व कैटेगरी में रख दिया गया है, या फिर मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस है तो भी उनको रिजर्व कैटेगरी में रख दिया गया है। उसमें 7 एंटीबायोटिक्स के हैं, ये सब सारी चीजें। तो इसका मतलब क्या है कि ये अवेयर जो इनिशिएटिव है किसका है, पूछ दिया जाएगा कि अवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछ दिया जाएगा। एक्सेस, वॉच एंड रिजर्व। अवेयर इनिशिएटिव किसका है? डब्ल्यूएचओ का। किससे रिलेटेड है? एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिलेटेड है, यानी एंटीबायोटिक्स को कैसे स्मार्ट तरीके से, अच्छे तरीके से यूज किया जाए उसमें है। तो कितनी लिस्ट जो है वॉच कैटेगरी में कितनी है आपके देखोगे? 11 है यहां पर आपको दिखाई देगा। 7 एंटीबायोटिक्स रिजर्व कैटेगरी में आपको दिखाई देंगे, फिर 20 एंटीबायोटिक्स आपको दिखाई देंगे एक्सेस कैटेगरी में। ये अब कौन सी होती है ये नहीं पूछा जाएगा, बस इतना नंबर पूछ लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एनएलईएम जो डिफरेंट इंडिया में और लोगों से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि जो डिसीज प्रिवेलेंट पैटर्न उनके बिहाफ पर बनाया गया है, कॉमन मैन की क्या नीड है उसके बिहाफ पर, अफोर्डेबिलिटी और एसेंशियलिटी में बैलेंस बैठाया गया। भाई जरूरी है लेकिन पैसा भी तो कम होना चाहिए उसका। प्राइस कंट्रोल को ध्यान में रखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी भी है हमारे इंडिया में, जो प्राइसेस को रेगुलेट करती है। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013, अब 1995 में नहीं चल रहा है, 2013 आ चुका है। आप अगर जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे तो मैंने पढ़ाया हुआ, ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन है, बहुत तगड़ा सेशन है मेरा। ठीक है, चलो, एक डायनेमिक प्रोसेस है जो स्टैंडिंग कमेटी यहां पर। तो मेरे ख्याल से इसेंशियल ड्रग्स या नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में जितनी मेरी जानकारी मुझे मिल सकती थी कम समय में, मैंने स्मार्टली आपको पढ़ाने की कोशिश की। ठीक है सर, नाउ इट इज द टॉपिक फॉर नेक्स्ट। अभी जो कोचिंग वाले वीडियो गेम खेलते हैं ना कि नहीं, हाँ 20-20 मिनट की 74 वीडियो बना दी हमने तो वो नंबर ऑफ वीडियो ज्यादा होती है तो कोर्स बहुत डिटेल कवरेज होगा, ऐसा बेवकूफ बनाने की टेक्निक होती है। यहाँ पे वो सब काम नहीं होता है। सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी किसको बोला गया है तो उसको थोड़ा समझते हैं। ये जो नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है ना, उन्हीं का एक पार्ट आपको सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी दिखाई देगा। यानी कि इंटरनेशनल नाम की कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी आपको नहीं दिखाई देगी, हर देश की अपनी नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी दिखाई देंगी उनकी, जो कि ड्रग्स को या फिर अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करने में काम आएंगी। उसका एक एग्जांपल है सीडीएसयू। तो भारत में जो नेशनल रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं उसका एक एग्जांपल है सीडीएसयू। और भी एग्जांपल जैसे अमेरिका का यूएसएफडीए, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जो है आपकी है ईएमए, आप देखोगे ये एमएचआरए यूके की, टीजी ऑस्ट्रेलिया की, ये सब क्या है आपकी सेंट्रल ड्रग अथॉरिटीज हैं या नेशनल रेगुलेटरी बॉडीज हैं उस कंट्री की, ये सब सारी चीजें। अब इसका मतलब सीडीएसयू को बहुत अच्छे से हम लोग खंगालने वाले हैं, क्योंकि हमारी सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी कौन है? सीडीएसयू। तो अभी आपको साइड मैंने दिखाया था सीडीएसयू का, आपने देखा वहां पर, ये
तो नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी, अगर कभी पूछ दिया जाए सीडीएसयू क्या है, नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है या फिर सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है भारत के मामले में। अमेरिका का मामले में क्या है, यूएसएफडीए। ऑस्ट्रेलिया के मामले में क्या है, टीजी, थेरापेटिक्स गुड एडमिनिस्ट्रेशन। एमएचआरए किसके मामले में है, यूके के मामले में है। ईएमए किसके मामले में है, यूरोपियन यूनियन। याद रहे कि यूरोपियन यूनियन ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं। कितने कंट्रीज, 27 के 28, बताइए। तो सीडीएसयू डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी है। कहां पर हेडक्वार्टर्ड है, दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। और इसके बहुत सारे जो है जोनल ऑफिसेज है। कितनी है, 6 जोनल ऑफिसेज हैं, 4 सब जोनल ऑफिसेज हैं, 13 पोर्ट ऑफिसेज हैं, 7 लेबोरेटरीज हैं जो काम करती है। अब इंपॉर्टेंट है फैक्ट, कितनी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज हैं पूरे इंडिया में, 7 अलग अलग लोकेशन में। कितनी सर जोनल ऑफिसेज हैं, 6 हैं। इन्हीं जोनल ऑफिसेज में ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति होती है। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री सब कुछ काम नहीं कर सकते ना, तो अपना जो कैबिनेट है उनके साथ मीटिंग करते हैं, मीटिंग खेल लेते हैं। फिर आप लोग मीम बनाते रहते हो, मीटिंग पे मीटिंग, आलूहा मीटिंग आजकल चल रहा है ना, मिल पंचायत श्री देखने के बाद। चलिए, तो क्या लगता है आपको कि डीसीजीआई जो सबसे हायर अथॉरिटीज हैं यहां पर ड्रग्स के मामले में, ये एक तरफा फैसला लेते होंगे? नहीं, कमिटीज हैं, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, आपने पढ़ा होगा 18 मेंबर्स वाले, जो वो लोग इनको कंसल्ट करते हैं, उनको सुझाव देते हैं, भैया आप ये ऐसा करिए, उनके बिहाफ पर जो ये फैसले लेते हैं। तो आप देखोगे ड्रग कैटेगरी के मेडिकल डिवाइसेस की जो ड्रग इंस्पेक्टर वैकेंसी सेंट्रल वाली आती, कौन कराता है, यूपीएससी। यूपीएससी में नियुक्ति नहीं होती, यूपीएससी कराता है, एग्जाम लेके रिजल्ट जारी करके दे देगा किसको, सीडीएससीओ को, कि लो सर आप नियुक्ति कर लो। तो ये कहां नियुक्ति आपकी होगी, हेडक्वार्टर में या जोनल ऑफिसेज में होंगी? चलिए, अभी जैसे आपने देखा होगा मेडिकल डिवाइसेस की कैटेगरी आई हुई है। ठीक है, चलिए, तो सीडीएससीओ क्या है, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है, किसकी, भारत सरकार के लिए, अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट विद द रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर ड्रग इंपोर्ट एंड अप्रूवल्स। इसका मतलब सीडीएससीओ को पावर कौन देता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, नियुक्ति कैसे होनी चाहिए, ये बात कहां लिखेगी, रूल 40 किसमें, 46 में, 42 में, 43 में, किसमें किया गया है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या रूल 46 के तहत जो है डीआई की एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिसाइड की जाती है? मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं वीडियो में, ये किस रूल के तहत की जाती है बताइए। आप ट्यूटेक्सो एकेडमी के एस्पिरेंट हैं, तो आप थोड़े से सजग और जागरूक होने चाहिए। ठीक है, और कोचिंग की तरह नहीं है जो हो हल्ला मचाते रहते हैं। चलो, अब मजे की बात है। अच्छा चलो, फैक्ट आपको बताता हूं, कुछ थोड़ी सी बातें फैक्ट भी कर लेते हैं। क्या लगता है कि आज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, थोड़ा सा कुछ बातें कर लेते हैं। उस बातों में भी हो सकता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मेरे मुंह से निकले, तो थोड़ा सा भी समझते हैं कि एक तो ड्रग्स का रेगुलेशन है, आज 1940 का रूल है, सॉरी 1940 का एक्ट है। आज हमारे पास पीसीआई एक्ट पूरा 1948 का है। क्या लगता है ये आजादी के टाइम पर ऐसी चीजें रही होंगी? नहीं, यस, रूल 46, ये चीजें नहीं रही होंगी। इसका मतलब इसमें 2 कमेटीज का बहुत बड़ा रोल है। मैं फार्मासिस्ट वाला जो सेशन करा रहा हूं हरियाणा वाला, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ था। एक कमेटी का नाम था चोपड़ा कमेटी और एक कमेटी का नाम है भोरे कमेटी। भाई आप 1920s 30s के आसपास देखो, कनाडा अपना कानून बना के बैठा हुआ है, यूके अपना कानून बना के बैठा हुआ, अमेरिका अपना कानून बना के बैठा हुआ। हमारे इंडिया में कानून के नाम पर क्या था, इंडियन पिनल कोड 1860 और पॉइजन एक्ट था और डेंजरस एक्ट 1930 वाला था। तो स्थिति यह थी कि हमारे यहां झोला छाप डॉक्टर क्वैक्स थे, और उसी समय आप देखेंगे 1850 के दशक में अंग्रेजी दवाई वाला सिस्टम, ठीक है, इंग्लिश मेडिसिन वाला सिस्टम आप देखोगे। तो आज हम कहते हैं चलो अंग्रेजी दवाई खा लेते हैं। अंग्रेजी दवाई में अंग्रेज लिखा हुआ है, अंग्रेज है, इसका मतलब क्या है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर, तो जब हम आजाद नहीं हुए थे तो कौन था, ब्रिटिशर्स थे। तो ये एलोपैथिक सिस्टम या वेस्टर्न मेडिसिन या फिर इंग्लिश मेडिसिन, ये किसका वर्जन है, कौन लेके एलोपैथिक सिस्टम, अंग्रेज। पहले किसके लिए था, एलिट क्लास के लिए था, बड़े लोगों के लिए था। बाद में आप देखेंगे 20वीं शताब्दी में जो है आम जनमानस के लिए, आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया। तो जब आम पब्लिक के लिए खोलेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, तो जब डिमांड बढ़ेगी तो झोला छाप डॉक्टर और बहुत सारी डिमांड, जो आप देखो कोविड में रेमडेसिविर का, जैसे किसी ने हो हल्ला कर दिया रेमडेसिविर से ट्रीटमेंट हो रहा है, उधर डोनाल्ड ट्रंप पगला गए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लिए, नहीं इससे ठीक हो जाएगा कोविड, इंडिया को धमका भी डाला।
तो उस समय शॉर्टेज होने लगे, तो फर्जी डॉक्टर आ गए, कोई रेगुलेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई कुछ भी दवाई बेच रहा था, कोई चिपकाक चला जा रहा था। तो बाद में केंद्र सरकार ने इस चीज को देखा कि नहीं यार, इस पे चीजें होनी चाहिए। कोई कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है, प्रिस्क्राइब कर रहा है, ऑलरेडी जिंदगी में किसी ने कोई एग्जाम नहीं दे रखा है, वो बैठ के ज्ञान बांट रहा है, हाँ कैसे सिलेक्शन लें। ठीक है, जो क्रैक करके बैठे हुए, जो एग्जाम दे के बैठे हुए, वो शांत बैठे हैं। चोपड़ा कमेटी 1930s में गठन किया गया इसका, और इनका काम दिया गया कि भाई साहब आप जरा जाओ, ये पता लगाओ कि दुनिया में क्या चला, हमारे देश में कैसे कैसे बेड़ा गर्क हो रखा है। तो इनको देखा कि फार्मेसी एजुकेशन कोई सिस्टम था ही नहीं, इन्होंने देखा कोई ड्रग इलेक्शन था ही नहीं, कोई कुछ भी क्वैक्स थे, कोई कंपाउंडर थे, कुछ भी वही कर रहे थे। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1931 में, एक्स्ट्रा बातें हैं, ये सब बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट में मुंह से निकल रहे हैं, सब क्वेश्चंस हैं अलग अलग जगह पे, कि चोपड़ा कमेटी का गठन कब हुआ था 1930 में। आप फार्मेसी को आपको पता होना चाहिए कि चोपड़ा कमेटी का क्या योगदान है। आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आज आप क्वालिफिकेशन लेके बैठे हुए जस्ट बिकॉज ऑफ चोपड़ा कमेटी। तो इन्होंने 1931 में जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की, तो इन्होंने बोला कि फार्मेसी का बहुत बुरा हाल है माई बाप, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इन्होंने बोला कि ड्रग का रेगुलेशन होना चाहिए, भाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल है ही नहीं, फार्मेसी नाम का एजुकेशन है ही नहीं कुछ। उसके बाद देखोगे एमएल श्रॉफ साहब आते हैं 1932 के आसपास, जिनको फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया बोलते हैं हम लोग। पहली बार फार्मेसी एजुकेशन लाया गया 1932 में, बीएचयू में वो भी। और फिर 1937 के आसपास ड्रग का बिल लाया गया, ड्रग इंपोर्ट बिल लाया गया, बाहर से कुछ भी प्रोडक्ट आ रहा था। और उसका नतीजा है कि 1940 में चोपड़ा कमेटी की ही रिकमेंडेशंस पे आप देखेंगे ड्रग वाला बिल लाया गया, और 1940 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया। एक्चुअली ड्रग एक्ट आया था, वो कॉस्मेटिक एक्ट नहीं आया था कायदे से देखा जाए। ठीक है, रूल्स 1945 में आ गया। अभी आप बताओ करंटली कौन सा रूल चल रहा है, अभी अपडेट हो गया, आपको पता होना चाहिए। अभी 1945 का रूल नहीं फॉलो होता है, अभी रूल चेंज हो चुका है। ठीक है, फटाफट एक्स्ट्रा बातें पढ़ लेते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब देखो हिस्ट्री बता रहा हूं कैसे फार्मेसी आया, बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें, इसलिए बता रहा हूं, छेड़ा हूं मैंने, जानबूझ के छेड़ा मैंने। तो यहां पर आप देखोगे 1940 का आया, 1945 में रूल आया, लेकिन जब 1962 में जब हम भारतीय चीनी भाई भाई की बात कर रहे थे, उस समय चाइना ने जब हमारे सीने में छुरा घोपा, उस समय आप देखोगे कॉस्मेटिक को ऐड किया गया। तो कॉस्मेटिक पहले क्या इनिशियली कॉस्मेटिक को ऐड किया गया? नहीं, 1962 में कॉस्मेटिक कैटेगरी को ऐड किया गया ड्रग के साथ, तब उसका नाम हुआ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। लेकिन एक्चुअली में एग्जाम में क्या पूछा था, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? 1940 में। नहीं भाई साहब, केवल ड्रग एक्ट आया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई इस पर काम करने वाला नहीं, कोई संशोधन करने की बात नहीं करता। तो इसलिए जो है मैं आपको करेक्ट बता रहा हूं कि ड्रग्स एक्ट आया था, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में नहीं आया। कॉस्मेटिक कैटेगरी को 1962 में जोड़ा गया। तो चीजों में थोड़ा सा बुक वगैरह में थोड़ी चीजों में संशोधन होना चाहिए। हालांकि अब जब आयोग सारे आंसर 1940 मान रहे हैं, तो जानकारी के लिए आप रखो ये, लेकिन आप आंसर 1940 ही लगाना, क्योंकि सब लोग उसी पे लगा रहे हैं आंसर। ठीक है, चलिए, भारत सरकार को सुझाव दे सकते हो कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो बुक लिख रहे हैं उन ऑथर्स को आप सुझाव दे सकते हो, आप चेंज कर सकते हो उस पर। ठीक है सर। फिर इन्होंने ड्रग का रेगुलेशन कर दिया, आप ड्रग हो गए रेगुलेट। लेकिन सर फार्मेसी एजुकेशन, कोई डिप्लोमा नहीं, कोई भी फार्मा नहीं, कोई फार्मडी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी पढ़ाई हो रही है। तो 1932 में जब उन्होंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया, लेकिन कोई सिस्टम नहीं था। आज हमारे पास पीसीआई है, यूनिफॉर्म एजुकेशन है, बाहर की डिग्री को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में। हालांकि पीसीआई के चेयरमैन विवादित हैं अभी, लेकिन पीसीआई को सिलेबस फॉलो किया जाता है। कितने छोटे छोटे कॉलेज में, तुच्छे से कॉलेज में पढ़ो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, एवरीबॉडी इज फॉलोइंग द पीसीआई, यूनिफॉर्म एजुकेशन। तो आज बी फार्मा, डिप्लोमा, एम फार्मा हम करके बैठे हैं, पीएचडी करके बैठे हैं, से थैंक्स टू द भोरे कमेटी। आज 1944 के आसपास ही एक कमेटी का गठन किया गया था, जो लेफ्टिनेंट, ये जो कॉलोनल चोपड़ा साहब थे, इन्हीं के उसमें बोला गया जितनी मेडिसिन यूज की जा रही है उनके रॉ मटेरियल्स का जरा टेस्टिंग करो, देखो अच्छी क्वालिटी मटेरियल। उसका नतीजा क्या हुआ कि इंडियन फार्माकोपिया कमेटी का गठन किया गया और इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन पब्लिश किया गया। तो चोपड़ा साहब का यहां भी रोल है। तो चोपड़ा कमेटी का रोल आप देखोगे ड्रग लेजिस्लेशन में भी है, चोपड़ा कमेटी का रोल फार्मेसी प्रोफेशन में भी है, लेकिन फार्मेसी प्रोफेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? बोरे कमेटी का है। और इसी में 1946 में जब इन्होंने रिपोर्ट वगैरह दी और नतीजा आप देखेंगे पीसीआई एक्ट 1948 में लॉन्च हो गया, आ गया, से थैंक्स टू द बोरे कमेटी। आपको इतना डिटेल पढ़ा ही नहीं जाता कभी, तो यहां पढ़ लो आप। तो भोरे कमेटी और ये फिर मुदालियर कमेटी, हाथी कमेटी, इन सब के बारे में आपको मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं कि आप जो है पढ़ना इसके बारे में। तो जब मैंने इन कमेटी का जिक्र कर दिया तो आप थोड़ा सा गूगल करना कि सर मुदालियर कमेटी क्या है और हाथी कमेटी का क्या रोल था। ठीक है, चलो
बस एक्स्ट्रा बातें ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे। अब आते हैं यहां पर ये सारी चीजें यहां पर देखोगे तो सीडीएससीओ क्या है, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी इन इंडिया है। मुखिया कौन है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। पावर कहां से आ रही है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स एक्ट 1940। अब देखो जब कॉस्मेटिक कैटेगरी 1962 में है तो क्यों हम 1940 लिख रहे हैं। ऐसे एक और वाला जो है, जो वोमिटिंग वीमेंस प्रेग्नेंट लेडीज को होती है, मॉर्निंग सिकनेस, उसका नाम मॉर्निंग दे दिया गया। भाई उल्टी तो उन्हें किसी भी वक्त हो सकती है वोमिटिंग, तो मॉर्निंग सिकनेस क्यों नाम दिया गया, उसका भी नाम चेंज होना चाहिए। हाँ, इस पे भी आप थोड़ा सा जो है आप देखना इस पे कि वोमिटिंग तो किसी भी वक्त हो सकती है, तो मॉर्निंग सिकनेस क्यों नाम दिया गया उस बीमारी का। वोमिटिंग सिंड्रोम रख लेते, कुछ और रख लेते। तो सीडीएससीओ रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, नई दवाओं के अप्रूवल का। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीडीएससीओ काम क्या करता है, नई दवाओं का अप्रूवल, क्लिनिकल ट्रायल्स का कंडक्शन, ड्रग्स का स्टैंडर्ड, किसी भी दवा खास करके इंपोर्टेड ड्रग्स की क्वालिटी को चेक करना, स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेट करके चीजें अप्रूव करना, ये सब काम किसका होता है, सीडीएससीओ का। लाइसेंस जारी करना कुछ कैटेगरी पर स्टेट्स के साथ मिलकर, जैसे ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के या वैक्सीन के या आईवी फ्लूइड्स के, इन सब में काम किसका होता है, सीडीएससीओ का। तो पूछ दिया जाएगा विच वन ऑफ द बिलो मेंशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ सीडीएससीओ, यू शुड रिमेंबर। चलिए, तो आज ऐसा ऐसा कुछ आप पढ़ के जाने वाले हो ना, आप लाइफ लॉन्ग याद रखने वाले हो कि हाँ किसी ने पढ़ाया था हमें। चलो ये वाली बात हमने समझ ली। सीडीएससीओ की साइड मैंने बोला आप खंगालो। देखो अच्छा, सीडीएससीओ ने यहां पर आईएसओ क्यों लिखा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्यों लिखा। सीडीएससीओ हेडक्वार्टर इज एक्रेडिटेड विद क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आईएसओ, क्योंकि आईएसओ एक इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी है, वो एक्नॉलेज कर देती है किसको, एनएबीएल को। तो अब देखो कि जितने डायरेक्टर लाल पैथोलॉजी सौरल टेक्नोलॉजी, ये क्या क्या बड़ा बड़े लिखते हैं, हॉस्पिटल क्या लिखते हैं, एनएबीएच सर्टिफाइड, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है एनएबीएच। तो सीडीएससीओ को क्रेडिबिलिटी बढ़ाने में रोल आईएसओ सर्टिफाइड है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यहां पर ये कैटेगरी आप थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, कितने जोन है, सब सारी चीजें पढ़ ली, कहां से पावर मिल गई, ये सब सारी बातें हमने पढ़ ली, ठीक है। चलो, ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं, ये सब सारी चीजें, इन सब की बात हो रही है। किस किस पे काम क्या होता है, सब सारी चीजें। ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस के लिए। इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को हल्के में नहीं ले सकते आप। स्टेट के साथ मिलके क्रिटिकल ड्रग्स हो, आईवी फ्लूइड्स हो, वैक्सीन हो, सेराज हो, लाइसेंसिंग अथॉरिटी है ये, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ठीक है। ज्यादातर ड्रग इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, या तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पर काम करते हैं या फिर चीजों के इंस्पेक्शन में उनका रोल होता है, ठीक है। ये सब सारी चीजें, मेन फंक्शंस क्या है ये देखो, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स या बैन भी करना है, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, सर्टेन लाइसेंस को अप्रूव करना, ये सब काम होता है सीडीएससीओ का। विजन क्या है, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, ठीक है। भाई दवाओं की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब थोड़ा सा यहां कॉन्सेप्ट समझो, कैसे ये हेल्थ केयर को प्रमोट करते हैं, थोड़ा सा आपको बताता हूं एग्जांपल। 3 लोग इन्वॉल्व है, पेशेंट, मैन्युफैक्चरर, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ये जैसे सीडीएससीओ, एसएफडी। आज आप सोच के देखो, ये जैसे आप दवाई देख लो, एक मिनट जरा मैं एग्जांपल कुछ थोड़ा सा फील लेने के लिए दवाई भी तो दिखानी पड़ेगी। अरे यार दवाई नहीं निकल रही है, रुक जाओ। हाँ, जैसे मान लो ये एलडी जैसी मेरे सामने दिख रही है, मुझे बुखार दर्द हुआ, पैरासीटामोल स्लेफेनॉक कॉम्बिनेशन 325 100 कितना होता है, ये भी थोड़ा सा आप देख लेना, 125 शायद होता है, क्या देख लेना आप, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हमने पत्ते से निकाला, खा लिया इसको। इतना कॉन्फिडेंस कैसे हमारे अंदर आया, क्यों, क्योंकि ये जो पेशेंट है, मैन्युफैक्चरर जो दवाई बना रहा है, ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास अप्रूवल लेने के लिए पहुंचेगा, मार्केटिंग के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। आपने देखा होगा कई फेजेस में दवा अप्रूव होती है, ठीक है। पहले आपको ड्रग डिस्कवरी फेज में जाना होता है, फिर जो है आप क्या करते हो, क्लिनिकल ट्रायल के लिए जाते हो आप, ठीक है। फिर क्लिनिकल ट्रायल में उसमें फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, 3 और 4 के बीच में दवा मार्केट में आ जाती है, ठीक है। एनडीए, न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइलिंग करते हो। तो कभी पूछ दिया जाए कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन का क्यों फाइल करते हो ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी से, मार्केटिंग अप्रूवल के लिए।
सर क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल लेना है तो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है। सर बायो अवेलेबिलिटी वगैरह जो है देखी जाती कहां पर, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, किसके लिए, जेनरिक दवाओं के अप्रूवल के लिए, ये सब। तो प्रॉपर तरीके से दवा अप्रूव होती है, तो जब ये अप्रूव होती है तब जाके वो मार्केट में दवा आती है, तो पेशेंट उसको सेफली खा सकता है। यानी कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने का काम करती हैं, डैमेज करने का नहीं। हाँ, पैरासीटामोल 325 और एस्लोफेनेक कितना होता है एलडीजेसिक में। चलो जरा मैं थोड़ा सा पानी पी लूं यार, काफी देर से बोल रहा हूं मैं। एक मिनट दीजिए जरा। तो फोन पे फोन आ रहा है, एक मिनट रुकिए जरा, फोन आ रहा है यार कई सारे। हाँ कुछ लोग कमेंट में 100 बोल रहे हैं, ठीक है। चल ये ज्यादा ये आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, इतना परेशान मत हो, ठीक है। एज ए फार्मासिस्ट आपको पता होना चाहिए, ना ही मैं किसी ब्रांड का प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन एलडीजेसिक वन ऑफ द मोस्ट यूज ब्रांड होती है, तो आपको पता होना चाहिए फार्मासिस्ट की 325 और 100 यूज होता है, ठीक है। चलिए एक मिनट यार, स्विच ऑफ ही कर देता हूं फोन, एक सेकंड रुकिए जरा। ठीक है, अब नहीं आएगा। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ को मेंटेन कैसे करते हैं, इस तरीके से। अब समझ में आया कि ड्रग रेगुलेटरी एजेंसीज, मैन्युफैक्चरर, इन सब का रोल क्या होता है। ये एएनडीए, आईएनडी, एनडीए, इन सब की क्या है, ये भी एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया। ये सवाल कभी ना कभी कोलोजी में टकराएगा, हालांकि टॉपिक कहीं और है, लेकिन टकराएगा जरूर ये सब सवाल। अभी आप देखो कि एम्स वाले एग्जाम में आ गया था ये सब, ठीक है। सेफ्टी एफिकेसी को मेंटेन करना मेडिकल डिवाइसेज, इन सब में, तो मेडिकल डिवाइसेज को भी यही वो कर रहा है। मेडिकल डिवाइसेज के लिए कौन सा प्रोग्राम सीडीएसयू चला रहा है, सीडीएसयू नहीं चला रहा है, आईपीसी चला रहा है, मटेरियो विजिलेंस, ठीक है। चलो फंक्शंस क्या है, अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर, किसी भी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, उसका सेल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्टेट अथॉरिटीज के साथ कंबाइन होकर लाइसेंस जारी करना, स्टैंडर्ड्स बनाना, इंपोर्टेड ड्रग्स को कंट्रोल करना, कुछ भी नहीं आप ला सकते इंडिया में, ठीक है। स्टेट ड्रग अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। ये सब सारी चीजें, बहुत सारे एक्सपर्ट के एडवाइस लेके चीजों के ऊपर जारी करना। फिर अथॉरिटीज के तौर पर काम करता है लाइसेंसिंग के लिए स्टेट के साथ, ब्लड वाले कैटेगरीज के साथ, वैक्सीन के साथ, आईवी फ्लूइड्स के साथ, ये सब। तो किसी भी ने, अब यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि फंक्शंस क्या होते हैं, तो आप एक बार सर से निगाह से देख लो। किसी भी दवा का अप्रूवल या बैन, सीडीएसयू। क्लिनिकल ट्रायल, आप, हालांकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर का बहुत बड़ा रोल है, शेड्यूल वाई का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन सीडीएसयू का रोल काफी है। इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग, कोई चीज बाहर से मंगवाना चाह रहे हैं तो उसका लाइसेंस कौन जारी करेगा, ये। लाइसेंस अप्रूविंग ऑफ ब्लड बैंक्स, ये भी बात आपको पता लगी कि ब्लड बैंक का जो लाइसेंस अप्रूवल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, सीडीएसयू। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट्स, सब मेडिकल डिवाइसेस, ये देखो। अमेंडमेंट डीएनसी एक्ट एंड रूल्स का बैन करना, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का लाइसेंस जारी करना, पर्सनल लाइसेंस जारी करना, एक्सपोर्ट के लिए एनओसी जारी करना, नई दवाओं की टेस्टिंग प्रोसीजर, मार्केट सर्विलांस करना, ठीक है। ये सब कौन कर रहा है, सीडीएसयू। समझ में आई बात। चलिए सर, अभी डीसीजीआई आप देखेंगे, यहां पर आप न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर, फिर जोनल ऑफिसेज, 6 जोनल ऑफिसेज है, नॉर्थ जोन गाजियाबाद, फिर चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद जोन, अहमदाबाद जोन, सब जोनल में देखो। वाराणसी भी आप देखेंगे। पोर्ट ऑफिसेज, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पोर्ट पे आते हैं, तो वहां पर भी ऑफिसेज है कि फ्रॉड कोई प्रोडक्ट्स ना आ जाए। सीडीएल देखो कोलकाता में है, सीडीटीएल मुंबई में है, रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज है चंडीगढ़, गुवाहाटी में, सीडीएल फिर कसौली में, हैदराबाद में, चेन्नई में 7 है। फिर उसी से एसोसिएटेड कुछ है, आईवीआरआई इज्जत नगर में, जहां पर वेटरनरी प्रोडक्ट्स हैं, एनआईबी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, ये है, आईपीसी गाजियाबाद में आप देखेंगे, ठीक है। ये सब देखो, ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर, डिप्यूटी ड्रग कंट्रोलर, एडिशनल ड्रग कंट्रोलर, असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर, ये सब लोग जो है, ये सब किसके उसमें काम कर रहे हैं, ये सब इस तरीके से जो है ये ऑर्गेनोग्राम या हायरार्की बनी हुई है, ठीक है। चलो
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। तो आज हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं और बहुत इत्मीनान से पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। कितना मिनट हुआ मुझे आपको पढ़ाते वक्त? 59 मिनट्स। 1 घंटे में इतनी सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है, चलिए। तो पहली हमारी लेबोरेटरी है सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज। सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज कितनी इंडिया में? 7 सेंट्रल केंद्र सरकार की लेबोरेटरीज है, ड्रग की टेस्ट करने वाली लेबोरेटरीज हैं। ठीक है, स्टेट की नहीं है। इसका मतलब जो स्टेट की लेबोरेटरीज होंगी उनमें जो बंदे होंगे एनालिस्ट वगैरह, वो सब ट्रेन कौन करता है? यही लोग ट्रेन करते हैं। अब देखना, कुछ लेबोरेटरीज में तो काम सेम होगा। क्यों काम सेम होता है? क्योंकि भाई नॉर्थ वाला अब साउथ में थोड़ी सैंपल भेजा जाएगा, या साउथ वाला सैंपल इधर थोड़ी भेजा जाएगा। तो वही काम सेम काम उस वाले जोन में वो लेबोरेटरीज कर लेगी। लेकिन कुछ जगह पर आप देखोगे ये लेबोरेटरीज, जैसे वैक्सीन के लिए कुछ स्पेसिफिक लेबोरेटरीज है जो केवल वैक्सीन की टेस्टिंग करते हैं पूरे इंडिया में, तो वो स्पेशलाइज हैं। तो जो स्पेशलाइज है वही सवाल पूछ लिया जाता है आपसे, बाकी जो कॉमन है वो नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें पहले आपके लेबोरेटरीज हैं कौन से? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता। ठीक है। एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल मेजॉरिटी ऑफ द इंपोर्टेड ड्रग अवेलेबल जो इंडियन मार्केट में, उन सब की टेस्टिंग जो ज्यादातर सेंट्रल लेबोरेटरी, यानी कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी सीडीएल कोलकाता वाली वन ऑफ द बिग लेबोरेटरीज है। और जो बाहर से प्रोडक्ट आ रहे हैं उनकी एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल, एनालिटिकल मतलब चेक करना, क्वांटिटी चेक करना, जैसे एचपीएलसी से स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स यूज करके इन सब का। ठीक है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक का ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का कोई सैंपल है उसके बिहाफ पर। उसके अलावा अपीलेट अथॉरिटी, ये सब फैक्ट है, ये सब स्टेटमेंट वाइज सवाल पूछे जा सकते हैं जीपैट और ड्रग इंस्पेक्टर में। अपीलेट अथॉरिटी इन द मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो किसी भी ड्रग की क्वालिटी में अपीलेट अथॉरिटी है, ये जो है यहां पर आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अदर फंक्शंस क्या होते हैं? कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। भाई लेबोरेटरी है, इसको अपडेटेड होना पड़ेगा ना, अंतरराष्ट्रीय मानकों पे खरा उतरना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ नेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, ये सब। अभी मैं जिस कॉलेज में पढ़ा रहा था उसमें कुछ बच्चों को लेके हम लोग जो गए थे आईपीसी में विजिट करवाने ले गए थे, सॉरी आईपी में विजिट हम लोग जो है आईपीसी में कराने गए थे, और आईपी सेक्शन जो था वहां पर गए कि कैसे आईपी जारी होती, कैसे वहां से पब्लिश होती है, सब सारी चीज देखा। फिर उनकी लेबोरेटरीज, क्योंकि आईपीसी जो है रेफरेंस सब्सटेंसेज भी जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो हमने पूछा कि आप जो रेफरेंस स्टैंडर्ड देते हो पूरे इंडिया में सब लोग मानते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंडस्ट्री वाला चेक करे और आपके रेफरेंस स्टैंडर्ड को चैलेंज करे? तो बोला हाँ, वो रिव्यू होता है, कमिटीज में रिव्यू होता है, कमिटीज रिव्यू करती है, अगर लगता है ऑथेंटिक है तो फिर उसको हम लोग चेंज करते हैं। माइक्रोबियल कल्चर को मेंटेन करना, ये सब सारी चीजें। ट्रेनिंग ऑफ ड्रग एनालिस्ट, जितने भी स्टेट में ड्रग एनालिस्ट की नियुक्ति होती है आपके, चाहे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन कोई भी हो। ट्रेनिंग ऑफ डब्ल्यूएचओ फेलोज, डब्ल्यूएचओ से जो फेलोज आते हैं उन सब की भी ट्रेनिंग वगैरह, ये सब सारी चीजें। ठीक है। एडवाइस देना, अवेयरनेस कराना, ये सब इन लेबोरेटरीज का काम होता है। ये सब एनालिटिकल रिसर्च वगैरह करना, कॉस्मेटिक्स का एनालिसिस करना, लाइफ सेविंग ड्रग का जो है क्विक एनालिसिस करना, ये सब सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज का ये सब सारी चीजें। इसके अलावा भी जो है ये डब्ल्यूएचओ के साथ जो है काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और जो डब्ल्यूएचओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाता है उसमें ये इनपुट्स देते हैं। ठीक है, ये सब। चलो, दूसरी लेबोरेटरी है सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है। ये किसमें है? 7 लेबोरेटरीज में से एक लेबोरेटरीज है रिसर्च और एनालिसिस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो इसको सारी चीज दी गई है। तो रिसर्च और एनालिसिस में मेनली इसका काम है, आप देखेंगे ये। फिर सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी हैदराबाद वाली जो है, ये सब सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डीसीजीआई। ठीक है, सीडीएसयू के हिसाब से आप देखेंगे। फंक्शंस क्या है? ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स या मेडिकल डिवाइसेज जो मैन्युफैक्चर्ड हो रही उनकी एनालिसिस करना। ठीक है। इंपोर्ट ड्रग्स जो भी सैंपल्स हैं पोर्ट वगैरह ऑफिसेज में आ रहा है सीडीएसयू पे, वहां से, तो जो पोर्ट ऑफिसेज बनी हुई सीडीएसयू की, वहां पर भी तो फर्जी। आपने देखा होगा कोकेन पाया गया, आपने देखा होगा मॉर्फिन के प्रोडक्ट्स पाए गए, इतने करोड़ों रुपए का माल सीज किया गया, वो पोर्ट अथॉरिटीज करती हैं, ठीक, कस्टम वाले कर रहे हैं। ठीक है, चलो, ये सब सारी चीजें। ऐसा तो नहीं मैं खाली बोले जा रहा हूं, समझ में आ रही चीजें? क्योंकि 1 घंटे से लगातार मैं ही बोल रहा हूं। बताओ आप, थोड़ा सा रुक लेता हूं मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दौड़ में मैं ही भाग जा रहा हूं। भाई जिंदगी में अगर आपको तेज चलना है तो आपको अकेले ही पढ़ना पड़ेगा, भीड़ के साथ आप तेजी से नहीं चल सकते। जिंदगी में अगर तेजी से बढ़ना है तो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। सिंपल सी बात, मैंने तो ये अपनी जिंदगी सीखा है, आप भी यही सीखिए। ठीक है, चलिए। एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस जो भी रिसीव्ड होती हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या फिर जोनल ऑफिस उन सब का, तो जो पोर्ट ऑफिस सैंपल आते हैं वो सीडीटीएल हैदराबाद वाले में आ जाते हैं, इस वाले में आ जाते हैं।
ठीक है इस वाले में, ठीक है। ये सब ट्रेनिंग वगैरह ड्रग एनालिसिस की कराना अब कॉमन है, तो भाई जाहिर सी बात है कि ट्रेनिंग का भी काम ही कर रहे हैं, ये सब सारी चीजें। फिर सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी सीडीटीएल मुंबई वाली, वो भी वन ऑफ द स्टेटुटरी। देखो स्टेटुटरी वर्ड को समझो, संवैधानिक नहीं होता, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल, अब जब जूरिस का पार्ट पढ़ ही रहे हो तो ढंग से पढ़ो आप। जूरिस बेहतर या अच्छा क्यों इस प्लेटफॉर्म पे आपको बढ़ाए, अब सारे सब्जेक्ट आपको बेहतर मिलेंगे, सूटिंग हर चीज। जूरिस बेहतर इसलिए मिलता है क्योंकि जो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन हुई ना, उससे काफी चीजें आसान हुई, तो उसको काफी यहाँ पर मैंने यूज भी किया अपने टीचिंग स्किल में, हर चीज में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक, संवैधानिक का मतलब जिसका जिक्र संविधान में, उसका आर्टिकल्स हो, कुछ पार्ट हो, ठीक है। और स्टेट्यूटरी का मतलब कानून बना के, लॉज बना के, एक्ट्स बना के चीजें लाई गई हैं, उसको ले आया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है, जैसे निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 आप देखो काफी न्यूज में है। विपक्ष के नेता जो है वो उन्होंने सवाल भी उठाया कई सारी चीजों पे, ठीक है। ये सब तो ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स के एनालिसिस के लिए ये सब सारी चीजें जो है, ये सीडीटीएल मुंबई भी है, ये सब सारी चीजें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अपीलेट अथॉरिटी के तौर पर भी काम करता है। और देखो अब इंपॉर्टेंट, टेस्टिंग ऑफ कॉपर्टी एंड ट्यूबल रिंग्स, आईयूडीज डिवाइसेस की टेस्टिंग कहां होती है? सीडीटीएल मुंबई। इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको आप, ये एक्स्ट्रा बात है। सीडीटीएल मुंबई क्या करता है? आईयूडीज या कॉपर्टीज वगैरह की जो टेस्टिंग होती है इन सब की काम करता है, ठीक है। चलो एज पर द जीएमपी, अगर जीएमपी के लिए आपको जो है साइट की इंस्पेक्शन कराना, रजिस्ट्रेशन अगर चाहिए तो जाहिर सी बात है ये जाके इंस्पेक्ट करेंगे, सारी चीजें करेंगे, ठीक है। चलो और कुछ एक्स्ट्रा बात लग रही है? सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज मुंबई की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ड्रग एनालिस्ट को ट्रेनिंग देना, ये सब सारी चीजें। डेवलपिंग स्टैंडर्ड और मोनोग्राफ बनाने में जो आईपीसी में है उसमें हेल्प करता है ये सब, क्योंकि ये लेबोरेटरीज स्टैंडर्ड देती हैं और वही स्टैंडर्ड जो है फिर मोनोग्राफ्स वगैरह में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज कौन कौन सी है? गुवाहाटी में और एक चंडीगढ़ में है, ठीक है। ये सब तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीडीएससीओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इन सब की वजह से, ठीक है। ये सब 2500 स्टैट्यूटरी सैंपल्स किसकी लिमिट आप देखेंगे वहां पर, और ये आईएसओ सर्टिफाइड लैब भी है यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ, अब इतने सारे राज्य हैं तो कुछ स्पेसिफिक राज्य आप देखोगे यहाँ पर, क्योंकि रीजनल है तो रीजनल कुछ उस रीजन के, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, इन सब के सैंपल कहां जाएंगे? यहां पर टेस्ट होने के लिए जाएंगे रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज। नाम सजेस्ट दिखा रहे रीजन, उस रीजन का जितने भी मैटर वो सब जाने जाएंगे, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेज और ड्रग्स इन सब का सैंपल वगैरह सब चीजें, ठीक है। चलो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल एक्शन या पोर्ट ऑफिस से इस वाले रीजन वगैरह से आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है चीजें सैंपल जाएंगे। फिर रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो गुवाहाटी का है उसमें देखो सारी चीजें आप देखोगे कि इन्वॉल्व हो रही हैं। बाकी कैसे काम करते हैं उसके बारे में जिक्र आप थोड़ा सा देख लेना, इस पर कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने फैक्ट इसलिए लिख दिया ताकि आप अच्छे से पढ़ो, लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है ये, ठीक है। रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज चंडीगढ़ एक वन ऑफ द बेस्ट सिटी आपको दिखाई देगा, ट्रैफिक बहुत कम है, हरियाली है, ग्रीनरी है, लोग जाना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तो अच्छा शहर है, भीड़ भाड़ कम है, बड़े बड़े चौराहे हैं वहां पर। तो 7 टेस्टिंग लेबोरेटरीज में से एक रीजनल लेबोरेटरीज आप देखेंगे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक की कैटेगरी में, ये सब सारी चीजें। देखो यहां पर माइक्रोबायोलॉजिकल या केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिसिस के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं। दूसरी बात, क्योंकि रीजनल है तो न्यू दिल्ली हो गया या फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, बद्दी, जम्मू, वाराणसी, ये सब के जितने भी है, कश्मीर के सैंपल्स, हरियाणा के सैंपल्स, ये सारे सैंपल जो है इस क्षेत्र के इस वाले लेबोरेटरीज में आते हैं, ये सब सारी चीजें लिखा गया है, ठीक है। अब कसौली कहां पर है? कसौली लोग घूमने भी जाते हैं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कसौली सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज है। टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन, कभी पूछ लेगा कि वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए कौन से सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जिम्मेदार है? आंसर विल बी कसौली, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कसौली, ठीक है। चलो सर, ये इसको स्पेशलिस्ट है। फिर सीडीएल कसौली की बात करें, यहां पर देखो नोटिफाइड बॉडी है यहां पर, ठीक है। चलो सेराज, वैक्सीन, टॉक्सिन्स, एंटीटॉक्सिन्स, स्टरलाइज सर्जिकल लिगेचर्स, सर्जिकल सूचर्स, बैक्टीरियोफेजेस, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये सब पूछ लिया जाएगा। ओरल पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग वगैरह, जांच वगैरह, ये सब कौन कर रहा है? सीडीएल कसौली कर रहा है, ठीक है। ये सब सारी चीजें, तो तीनों टॉपिक डिस्कस हो गए। चलो अब थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पे कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, नहीं बताऊंगा तो शायद नहीं आपको पता लगेगा। जैसे आप देखोगे आरआरबी में बहुत सारे सिलेक्शन है, उसमें 2021 के आसपास जो है हमने ट्रेस कर, बहुत सारे ट्रेस ही नहीं कर पाते रिजल्ट, तो उसमें से कुछ इंटरव्यू मैंने लिए थे, तो आप देखेंगे इनका काफी अच्छा इंटरव्यू था।
और प्रैक्टिकली इन्होंने क्वेश्चंस के जवाब दिए, तो आप देख सकते हैं, इनका फायदा ले सकते हैं। इनके जो इनसाइट्स है खास करके टूटैक्सो अकेडमी जो ऐप है उसमें देखोगे कई सारे हैं, होम है, बैचेज हैं, स्टोर है, चैट्स है, इन सब के लिए। तो जो बच्चे फार्मासिस्ट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग संकल्प टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। टेस्ट प्रो कोड डालना है और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस किया जा रहा है। आप सब्जेक्ट वाइज पूरा डिप्लोमा का सिलेबस आराम से प्रैक्टिस करो। कुरुक्षेत्र सीरीज हरियाणा वगैरह के लिए चल रही, पीडीएफ कोर्सेज वगैरह उसके। बिहार ड्रग इंस्पेक्टर में हमने रिजल्ट भी दिया था, आपने देखा होगा। तो उस समय जो है रैंक 1 भी आई थी कुंदन कुमार केसरी जी की, ये काफी रिजल्ट थे। मतलब आप देखेंगे 50-55 पोस्ट में भी से इतने सारे रिजल्ट ले आना। फिर यूपीएससी में आप देखोगे, यूपीएससी में 6 देखोगे आप, कुंदन जी उसमें थे, 6 रैंक भी आप देखोगे उनकी। गुजरात में हुए, फार्मासी में बहुत सारे सिलेक्शन होते रहते हैं। तो हम लोग हो हल्ला नहीं मचाते हैं। जब आप बेहतर पढ़ाओगे, दिल से पढ़ाओगे, एक्सपीरियंस का यूज करके पढ़ाओगे, तो अब सिलेक्शन होगा ही होगा। हो हल्ला माहौल उनको बनाने की जरूरत होती है जिनका नई सिस्टम होता है। लेकिन आजकल की दुनिया चकाचौंध वाली है। इंपॉर्टेंट दूसरा ये कि जो बच्चे डिप्लोमा, बी फार्मा, एम फार्मा, आपके जो जूनियर हो, आपके सीनियर हो, कोई जिनको जरूरत हो, उनको बोले टूटैक्सो फार्मा को फॉलो करें। वहां पर सारी चीजें मेन चैनल के अलावा भी है ये सारी चीजें। बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन जो है, वीडियोस, नोट्स, गाइडेंस वीडियो, ये सब आपको दिखाई देगी जो है, एमसीक्यूज, ये सब सारी चीजें। टूटैक्सो अकेडमी के चैनल को फॉलो करो। जो टेलीग्राम है, जो इंस्टाग्राम पे तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहा करो। उस पर पोस्ट डलती है, वो पोस्ट नहीं है, वो आपकी तकदीर है। कब क्या पता किस पोस्ट से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो टीम इतना मेहनत करती है, पोस्ट बनाती है, फिर पोस्ट आपके लिए डालती है। आप कम से कम इतना कोशिश करो कि आधा घंटा 45 मिनट इस प्लेटफॉर्म के लिए समय निकाला करो, एक्स्ट्रा टाइम। एक बार खंगाला करो सारा सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, ठीक है। पोस्ट देखा करो, आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहा करो। टूटैक्सो अकेडमी के जो व्हाट्सएप चैनल, वहां जुड़ सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी, बहुत सारी सीरीज चल रही फार्मासिस्ट की। आरआरबी की सीरीज कल से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। ये सब सारी चीजों का फायदा लो। ओपन एमसीक्यूज, उसके अलावा आप एमसीक्यूज की शिकायत थी कि सर एमसीक्यूज का डेडिकेटेड आप लाइए, तो ओपन एमसीक्यूज है। जॉब्स के पंगे हो रहे थे, जॉब्स पूरा अपडेटेड है यहाँ पर सारी चीजें। बाकी ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कॉल कर सकते हो। एकमात्र ऐसा मेंटर आपको इंडिया में मिलेगा जो अपना नंबर दे के बैठा हुआ है, सरदर्दी भी लेता है, लेकिन सुकून भी है कि चलो मैंने बहुत सारे लोगों की क्वेरीज रिजॉल्व की, तो आप मुझे इस नंबर पर कनेक्ट भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये सेशन शानदार रहा, 1 सवा घंटे का बेहतर रहा। आप बताइए, इसी को मैं चाहता तो एक में सीरियल माहौल बना देता, खींच के जबरदस्ती 1 घंटा, फिर एक में नेशनल अथॉरिटी वाला मैं कर देता, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी वाला, और एक में जो एसेंशियल ड्रग्स। बताइए, फीडबैक दीजिए फटाफट। कुछ चीजें अजीब लगी हूं या कुछ चीजें ओवर लगी हूं तो यू कैन जस्ट गिव द फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आर नॉट वेलकम, ठीक है। चलिए, सतीश जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच सर, ठीक है, थैंक यू आपका भी। आप लंबे समय तक टिके रहे, आपने ट्रस्ट किया, लेट नाइट को भी आप पढ़ रहे हो, ये बड़ी बात है। चलिए, तो अब जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपका जो भी नॉलेज ये रहा होगा लास्ट में यहां तक गया होगा, क्या समझ में आया, वो बात कितनी सच है। बहुत नया सीखने को मिला विशाल जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? यस, चलिए मनोज जी, ठीक है। तो एक मैसेज मुझे ये भी देना है कि ऐसा नहीं है कि आप कोर्सेज कहीं परचेज करो, नंबर ऑफ वीडियोस पे नहीं। कोई भी प्लेटफॉर्म होता है, इट्स ऑल अबाउट टीचर्स होता है। प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं होता है, कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म टीचर्स होता है, आपसे होता है। और टीचर से बड़ी बात है बच्चों से होता है, आपके फेथ, आपके बिलीफ से होता है। तो टूटैक्सो अकेडमी पे आज 28-29 हजार हम लोग की फैमिली है, इतने कम समय में हम लोग हैं, सारी चीजें तो वो आपकी वजह से है, ठीक है। चलिए, वो जो संकल्प हमने लिया है कि कम प्राइस में 999 में, 1000 से प्लस तो फार्मेसिस्ट बना दिए होंगे हम लोग। 1499 रुपए में, 1199 में, 1999 में पढ़ा के कितने जीपैट के रिजल्ट आ गए होंगे। एक दिन मैं ट्रेस कर रहा था, 200 प्लस तो ड्रग इंस्पेक्टर हो गए होंगे 1499 में पढ़ के। सोचो, लाखों रुपए हमने किया। अब फिर लगता है कि नहीं यार, ये प्लेटफॉर्म जो है काफी हद तक ठीक है, अपने मकसद, अपने उद्देश्य में सक्सेसफुल रहा है। तो अब समय के हिसाब से सारी चीजें बढ़ेंगी। बट यस, मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, एक चीज मैंने बड़ी ऑब्जर्व की है, माइंड मत करना कोई भी आप सब। कभी भी जब हमारे किसी गुरु का या किसी पर्सन का, किसी मेंटर का जब हमें रोल हो ना, वी शुड ऑलवेज एक्नॉलेज। आपका रिजल्ट आता है, आप कमेंट बॉक्स में आके लिख दो। 2 बातें लिखने में क्या जाता है। ऐप पे आप रिव्यूज अच्छे दे सकते हैं क्योंकि लोग उस पर देखते हैं। कोचिंग वाले क्या करते हैं,
निगेटिव रिव्यूज डलवाते हैं। वो जितने निगेटिव रिव्यूज होते हैं ना, वो सब फेक रिव्यूज होते हैं। एक दो जेन्युइन हो सकते हैं, ज्यादातर फेक रिव्यूज होते हैं, ताकि दूसरे प्लेटफॉर्म को सप्रेस कर दिया जाए। जब आप डेटा रिकॉर्ड में ढूंढोगे ना, तो रिव्यू वो बच्चे दिखेंगे नहीं हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो बच्चे तो थे ही नहीं, और कुछ भी लिख के चले जाते हैं। तो दूसरी कई बात मैंने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया कि जब आप कहीं पर सेलेक्ट हो जाते हो, आप भी अपने टाइम पे स्ट्रगलर थे, जब आप सेलेक्ट हो जाए तो अपने एक्सपीरियंस शेयर किया करो। आप ऐसा नहीं कोई प्लेटफॉर्म वाला आपको खरीद रहा है, इतनी हैसियत नहीं किसी प्लेटफॉर्म पे आपको कोई खरीदेगा। आप अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हो, और मुझे नहीं लगता कोई किसी को खरीद सकता है। तो बात ये नहीं, बात ये है कि आप जो है इन सब चीजों को थोड़ा सा इनसाइट्स अपने शेयर कर सकते हो, थोड़ा सा समय निकाल के। अगर किसी प्लेटफॉर्म का रोल है, हमारे किसी भी इंटरव्यू में आप देखना, जितने भी टॉपर्स का इंटरव्यू मैंने कभी नहीं बुलवाया कि हमारी ये बुक से सिलेक्शन हो, कभी भी एक क्वेश्चन आप नहीं देखोगे। हमेशा इनसाइट शेयर करवाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा मकसद है ही नहीं, जो सिलेक्ट होते हैं उनको पता होता है। दूसरी बात, कई बच्चे ऐसे हैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीजें क्रिएट करते हैं। सर आपने यहां भी पढ़ा है, आपने वहां पढ़, तो मैं आपको बता दूं कि आजकल बच्चा मल्टीपल प्लेटफॉर्म से भी पढ़ता है। कभी ऐप किसी का डाउनलोड कर लिया तो वो लोग भी क्लेम कर देते हैं। लेकिन कोचिंग वालों को यहां ध्यान देना चाहिए कि आपका जो ऑथेंटिक डेटा आप दिखाइए। आप जैसे हमारे रिजल्ट्स आप हमसे 100% पूछ सकते हैं, आप हमसे जवाब तलब कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सिलेक्शन रेशियो बेहतर है। छोटी कोचिंग होते हुए भी हम लोग बड़े रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है, ऑथेंटिक रिजल्ट्स होते हैं। मल्टीपल जगह बच्चा, कभी बच्चा मल्टीपल जगह इंटरव्यू दिखाई देता, क्यों दिखाई देता? वो क्योंकि कहीं से टेस्ट सीरीज पढ़ा उन्होंने, कहीं से इंटरव्यू सेशन पढ़ा है, कहीं पर थियरी क्लासेस पढ़ी है उन्होंने। लेकिन कोचिंग वालों को ध्यान देना चाहिए, उनको क्लैरिफाई करना चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ से ये बच्चा पढ़ा हुआ था। तो बच्चों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए क्रेडिबिलिटी लेने की होड़ में, ठीक है। उसके बाद कई सारी चीजें देखी, कई सारे बच्चे जो है फिर भूल ही जाते हैं कि नहीं इन्होंने मुझे पढ़ाया ही था, वो भूल ही गए। फोन करो तो कभी फोन नहीं उठ रहा है, हो सकता है कई प्रैक्टिकल होगा ना, बिजी हो। भाई आप देखिए, कुछ इंटीग्रिटी नाम की चीज होती है। कई बच्चे फिर वो अलग ही होता है कि नहीं भाई हम इस तरीके से फिर जाएंगे, हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे। भाई आपकी इंटीग्रिटी फिर खतरे में आ जाती है। आप किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहे हो, आप ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर हो रहे हो, आपका किसी प्लेटफॉर्म में ट्यूटर का रोल रहा है आपकी जिंदगी में, आपको थोड़ा सा उसे एक्नॉलेज करना चाहिए। हमारे भी गुरु हैं, आज भी मिलते हैं, हम उनके सामने झुक के नमस्ते कर लेते हैं। मैं तो पैर, हमारे कल्चर में पैर छूने की प्रथा है, तो हम तो पैर छू लेते हैं। आज भी हमारे लिए गुरु, आज मैं जो भी हूं उनकी वजह से हूं। आई टोटली क्रेडिट गोज टू दोस पीपल, ठीक है। कई बच्चे हैं मुख करते हैं चीजों को लेके, कई बच्चे पहचानना ही भूल जाते हैं कि भाई साहब आप भी थे। तो इससे क्या है, आपकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठता है, ठीक है। कई बच्चे जो है कई कोचिंग से पैसे लेके फिर इंटरव्यू देते हैं, हमारे क्या ऐसा कुछ सिस्टम तो है नहीं। कई कोचिंग वाला ऑफर कर देते हैं उन्हें कि हम इतने लाख रुपए दे देंगे, रैंक वैंक सब बहुत सारी चीजें चलती हैं, एक पूरा इंडस्ट्री चल रहा है। आपको अपना ईमान नहीं बेचना है, आप अपने आप में इंटीग्रेटेड पर्सन हो। ये सब चीजें देख के बड़ा दुख होता है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक्नॉलेज कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक्नॉलेज इसलिए टीचर, क्योंकि आपके लिए वो 6 महीने साल भर जूझता है, वो आपके साथ मेहनत करता है, लेट नाइट मेहनत करता है, वो आपके लिए हाथ है। वो आज मेरे सिलेक्शन से ज्यादा खुशी आपकी होती है कि चलो एक सरकारी नौकरी आई, एक परिवार की जिंदगी, एक जनरेशन जिंदगी सुधरी। वो 200-250 ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है, 250 जनरेशन सुधर गई है, ठीक है। उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गया, रोटी कपड़ा मकान, उनका रहने का तरीका, उनका सोसाइटी में स्टेटस इंप्रूव हो चुका है। एक सरकारी नौकरी मात्र महज नहीं है, और सारे लोग सरकारी नौकरी कर भी नहीं सकते हैं, जो जिसका जिसका जिस तरीके से स्किल्ड होता है। तो यही सब कुछ छोटी छोटी बातें जो मेरे मन में थोड़ा सा मलाल कभी कभी होता है देख देख के, तो ऐसा ना करें आप लोग, ठीक है। अगर किसी का रोल रहे तो आप जरूर उसको एक्नॉलेज करें, और किसी की वजह से किसी लाइफ में कभी हो, हमेशा थैंक यू बोले। थैंक यू बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बस यही मेरे मन में थोड़ा सा एक छोटा सा मलाल था, मैंने सोचा आपसे डिस्कस करूं। आई होप कि आप माइंड नहीं करोगे, समझोगे चीजों को, ठीक है। क्रेडिट इस प्लेटफॉर्म को नहीं चाहिए। आई ऑलवेज से क्रेडिट टोटली गोज टू यू पीपल। आप मेरे भरोसे पे आ रहे हो, मेरे पे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, इस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप दिन रात रगड़ रहे हो। मैं तो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा के चला जाऊंगा, आप घिसते रहते हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। सो कभी भी मैं क्रेडिट नहीं छीनूंगा। तो क्रेडिट गोज टू यू पीपल। आपके फैमिली का संघर्ष है, आपकी इतने दिन की मेहनत होती है, तो कोई कैसे क्रेडिट ले सकता है। लेकिन यस, आप किसी पोस्ट पे अगर सेलेक्ट हो जाओ तो आप इंटीग्रिटी आपके अंदर होना चाहिए, ऑनेस्टी तो होना चाहिए, इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझेंगे और चीजों को ध्यान देंगे थोड़ा सा। सेशंस जहां तक मैं फीडबैक आपके समझ पा रहा हूं, फीडबैक जो है काफी अच्छा है आपका, अच्छी बात है।
लेकिन हाँ, कहीं पर कुछ अगर चीजें ज्यादा लगे या कहीं पर कुछ हो, यू कैन जस्ट गिव द जेन्युइन फीडबैक ताकि हम लोग उस पर काम कर सके। आफ्टर ऑल दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू पीपल। आप लोगों से है ये प्लेटफॉर्म, वरना मुझे कौन जानता है, मैं कौन हूं? मैं किसी का भाई हूं, किसी का पति हो सकता हूं, किसी का बेटा हो सकता हूं, ठीक है? तो दिस प्लेटफॉर्म इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल। तो आपसे मेरी पहचान है, आपसे इस प्लेटफॉर्म की पहचान है, आपके भरोसे पर रहिए। तो इसी बात के साथ जो हम सेशन को एंड करेंगे, अपनी बात भी मैंने आप तक पहुंचा दी और सेशंस भी हमने कर लिया, और लेट नाइट के लिए थोड़ा सा सॉरी भी चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे पढ़ना होता है। मेरा थोड़ा सा एक पर्सनल रहता है कि जब तक मैं चीजें अच्छे से प्रिपेयर नहीं होता हूं, मैं मुंह उठा के नहीं पढ़ाता। मुझे आधा घंटा लेट पढ़ाना होगा, मैं पढ़ा लूंगा, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन। तो कुछ चीजें थोड़े बहुत मिसिंग थी, इस वजह से भी सेशन लेट हुआ। दूसरे सेशन में भी था, डाउट सेशंस होते हैं लास्ट में, तो उस वजह से भी हो जाता है। तो आज का सेशन यही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।